Welcome all. Again, network issue. Welcome all. We'll start in next 5 minutes. If anyone have any request beforehand, they can send. Me and Ranvij will accept it, subject to being a profile picture over there. Ranvij, audible ना? Yes, sir. Audible. तो 4 दिन से गला ऐसा खराब है ना कि कुछ भी बोलने को नहीं हो रहा. Okay, जी. fair enough. SKD have sent you a request if you can accept it. SKD have sent you a request if you can accept it. So let's start Ranvij. थोड़ा मेरा आवाज का इशू रहेगा आज. जी जी. जहाँ नहीं सुनाई देना रणवीर जी बोल देना. तो वेलकम ऑल. जय हिंद. निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी, सबका एक ही चीज निकल के आता है. रात को 11:30 बजे पावेल साहब क्या बोलेंगे. सो एवरीथिंग विल बॉइल डाउन टू दैट. तो अभी कुछ भी लेवल दे दिया उसका कोई फायदा नहीं होना है. और वो क्या कमेंट्री करेंगे उसके ऊपर अपना व्यू बनना चाहिए. तो मोटा मोटी जो व्यू बन के आता है, हम एकदम फलक्रम के लेवल पे खड़े, मतलब एकदम बीच के लेवल पे खड़े. यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. तो कल उसको ट्रेड कैसे करना है पहले मैं वो बता देता हूँ. कहाँ भी खुलेगा, ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा. फ्रेंकली स्पीकिंग आई हैव एब्सोल्युटली जीरो आइडियाज अबाउट इट. तो जहां खुलेगा सिर्फ 5 मिनट का वेट करना. जिस तरफ डायरेक्शन में अगर वो चलता रहे, नेक्स्ट सेकंड कैंडल भी 5 मिनट की उसी डायरेक्शन में बने, उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना. जहां पे भी ओपन हुआ है, प्लस अगर हाई या लो बन रहा है उसके नीचे का, फॉर एग्जांपल अगर ऊपर खुलता है अगर 16750 के ऊपर खुलता है, ठीक है, हाई को ब्रेक करके सस्टेन करता है, जो भी लो बनाओ डे का, मुझे नहीं पता क्या लो बनेगा, जो भी बनाओ एक बार का वहां का पोजीशन लेके चलना. कल मंथली एक्सपायरी है तो कल का कॉल मत लेना, कल का पुट मत लेना. बेटर रहेगा आप 4 अगस्त वाले पे चले जाओ, मतलब अगस्त एक्सपायरी का ऑप्शन ले लो. अगस्त वीकली जो भी नेक्स्ट एक्सपायरी उसका ऑप्शन ले लो. बिकॉज अगर ये रेंज 1675 ऊपर में तोड़ता है
तो बीच में कहीं नहीं रुकने वाला फिर ये सीधा 17,000 17,100 या 17,300 तक भी जाएगा ये मूव। तो जहां हम एकदम ओवरवॉट में चले जाएंगे। हम 2 दिन कॉशियस थे, 3 दिन कॉशियस थे। मैंने कल शॉर्ट ट्रेड का बोला था, मेरा शॉर्ट का स्टॉप लॉस निफ्टी में भी उड़ गया, बैंक निफ्टी में भी उड़ गया। तो मेरे पास ना निफ्टी है ना बैंक निफ्टी है, मैं दोनों तरफ का क्या बोलते हैं सिंपल सा स्प्रेड बना के आया हूँ। एक तरफ मुझे पक्का लॉस आएगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो पक्का दोनों तरफ भी लॉस आएगा। तो मैं स्प्रेड बना के आया हूँ छोटा सा, सिर्फ कल की एक्सपायरी का, बिकॉज आई डोंट नो which direction market will open. Coming to Bank Nifty, Bank Nifty is still much क्या बोलते हैं stronger compared to Nifty. So 36,800 अगर ब्रेक करके खड़ा रहा, 37,000 निकाल दिया. So I don't see Bank Nifty stopping before 37,800. उसके पहले मुझे रुकता नहीं दिखता. तो जो भी कल लो बने, अगर लॉन्ग साइड में बने तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो भी डेज लो बनेगा. नाउ कमिंग टू रिवर्स पार्ट, अगर मार्केट नीचे खुलता है तो जो भी हाई रहेगा आपका वो स्टॉप लॉस रख के एटलीस्ट कल के लिए आपको ट्रेड करना है. And which I won't be able to talk much. So Chirag is over here, Dr. साहब is over here. मेरी आवाज लता मंगेशकर जैसी नहीं है कि कोई भी सुनेगा अभी, तो सॉरी फॉर दैट गाइस. चिराग भाई ज्वाइन करो ना, आपको विजय. सो हाँ आशु भाई आप भी आ जाओ. ठीक. सो गुड इवनिंग. जैसा मोटा मोटा कल लग रहा था मेरे को कि थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है या एक शार्प मूव किसी भी साइड का आ सकता है, इसीलिए बिकॉज सी अर्लियर ऑल्सो आई सेड कि भाई मैं शॉर्ट नहीं हूँ क्योंकि अब वो जो रेंज है उसके रेंज के आसपास ही कोई बहुत ड्रास्टिकली उसको हमने तोड़ा नहीं था. कल हमने तोड़ा जरूर, जो मैं बोल रहा था कि मेरे को एक्सपायरी रेंज लग रहा है मोटा मोटा कि 16,600 से 16,800 का रेंज में को लग रहा था, बट उसके थोड़ा सा नीचे जाके ही रुक गया था. आज भी हमने एक फेक दिया. तो सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैं ये बोल रहा था कि कोई अगर किसी को लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है वो पुट या कॉल बाय करके करे. स्पेसिफिकली कल मैं ये बोल रहा था उसको शॉर्ट ना करके करे, क्योंकि अगर जिस भी साइड का मूव आता उनकी बैंड बजेगी, क्योंकि आज ट्रेंडिंग डे था. सो अगर हमें ये लगता कि नहीं थोड़ा सा रिस्पाइट दे देगा, वो छोटे छोटे रिस्पाइट देके उसने बिल्कुल वो ऑलमोस्ट खींचते गया. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, एक चीज और आप नोटिस करेगा कि द ओनली कॉशन विच आई एम स्टिल गेटिंग इज कि वॉल्यूम्स मेरे को बहुत ज्यादा नहीं लग रहे हैं. एवरीबडी इज सो जो हम आज ऊपर भी गए तो मुझे आई डोंट नो सर वगैरह बताएंगे, मैं तो नॉर्मल चार्ट्स में वॉल्यूम देखता हूँ तो मुझे वॉल्यूम कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगे. सेकेंड थिंग विच आई सेड वाज अर्लियर कि लास्ट 2-3 एक्सपायरी से हमें बड़े सारे सरप्राइजेस मिल रहे थे. सरप्राइजेस नहीं एज इन बड़े एक्सीडेंट्स मिल रहे थे कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक एकदम से गिर जाता था लास्ट 2-3 डेज में आके अच्छा भला चलते हुए. सो वो नहीं मिलेंगे हमें. कोई ऐसे मेजर ब्रेकडाउन्स नहीं मिलेंगे किसी स्टॉक में, एफएनओ के स्पेशली. सो अभी तक तो वो नहीं मिले. ऑफ कोर्स सॉरी, ऑफ कोर्स ये जरूर है कि लेवल अगेन हम विद इन रेंज है 600 to 800. हाँ कल अगर सर कह रहे हैं कि जहाँ पे खुले उससे अगर ऊपर जाए तो अगर वो आधे घंटे 40 मिनट तक या स्टार्टिंग के जो अगर वो गैप अप ओपन होता है और उसको नहीं ब्रेक करता ऊपर की साइड से, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल मैं शॉर्ट जा सकता हूँ उसके लिए. क्योंकि वो फेक भी हो सकता है अपसाइड के लिए करके एंड डंपिंग हो रखी हो जिसने पोजीशन बना रखी हो. सेकेंडली मॉर्निंग 15 मिनट्स में अगर इवन इफ आप सॉरी सो कल जैसे सर बोल रहे थे कि लास्ट में वो 10-15 रुपए के कोई दोनों साइड के पुट एंड कॉल ले जाना 200 प्रॉब्ली वो 200 पॉइंट्स दूर होंगे आईटीएम से, वो मिले नहीं. बिकॉज अगेन
प्रीमियम्स बढ़े हुए थे बिकॉज ऑफ इवेंट। सो कल ये भी हो सकता है कि अगर किसी ने हेज नहीं ले रखा है तो वो देखे कि स्टार्टिंग में मॉर्निंग उसकी साइड मूव आई है और उसको उतना बेनिफिट नहीं हुआ, या उसको प्रॉब्ली लॉस भी हो सकता है अगर वो ज़्यादा दूर का हो गया, क्योंकि प्रीमियम्स थोड़ा सा क्रैश भी करेंगे सुबह ओपन होते ही या विद इन 15 मिनट्स सेम डायरेक्शन के भी थोड़ा बहुत, अनलेस की बहुत ही बड़ा मूव आ जाए, जो कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा। अब हम पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इसमें डेली कैंडल में हम थोड़ा सा अपना RSI भी इम्प्रूव करा कल से आज में हमने, और हमारे पास गैप भी ऊपर हो गया। बॉलिंजर में भी हमने अपनी 200 EMA वगैरह सबको एक्वायर कर लिया है। सो पॉजिटिव प्लस आज की कैंडल टोटली इनगल्फ कर रही है कल की कैंडल को। जैसे कल हमें सारी चीजें नेगेटिव दिख रही थी कि भाई उसने लो को तोड़ दिया, गैप जोन में चले गया, अपना 200 EMA से नीचे बंद हो गया, RSI टॉप करके 70 को टॉप करके और नीचे आ रही है। आज हमें एक दिन के अंदर अंदर सारी चीजें वापस पॉजिटिव दिख रही हैं। बट अगेन आई विल से कि जो हम लास्ट ऑलमोस्ट एक वीक से बोल रहे हैं कि दीज आर नॉट द जोन्स की ब्लाइंडली लॉन्ग ब्लाइंडली शॉर्ट जाया जाए, वो भी टाइम आएगा। सब चीज़ का टाइम आता है। इंट्राडे 1 आवर 2 आवर के ट्रेड्स एक अलग चीज़ है, बट दीज लेवल्स आर समथिंग टू बी अ बिट कॉशियस अबाउट, बिकॉज विपसॉज आते हैं। सी जो भी इम्पोर्टेंट लेवल्स बनते हैं उनकी कुछ वैल्यूज बनती है, तो वो उसमें थोड़े विपसॉज आते हैं। हमने इस लेवल को पहले टच किया, सो समबडी हुम आई लर्न विद, वो ना हमें कैसे बताते थे कि क्या सपोर्ट है और सपोर्ट की वैल्यू क्या है, कि आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं और आप उसको ठोकते रहेंगे अपनी फ्लोर को, तो स्टार्टिंग में नहीं टूटेगी, अच्छी होगी, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपकी मेहनत से वो टूट जाएगी। या रेजिस्टेंस से ऊपर की तरफ आप मारते रहेंगे तो मे बी स्टार्टिंग में नहीं टूटे, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो टूट जाएगी। सो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट किया जून में, नहीं गए। सेकंड अटेम्प्ट अभी हमारा चल रहा है। इसको मैं ये थर्ड अटेम्प्ट इसलिए नहीं मानूंगा कि 2-3 डेज के अंदर ही, बिकॉज हम उस लेवल से बहुत दूर जाके नहीं आए, हम वहीं पे घूम रहे हैं। सो इट इज अ सेकंड अटेम्प्ट, इट इज अ गुड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट में आइडियली होना चाहिए। सेकंड थर्ड के बाद वो दिक्कत आती है, हमने गैप जोन अभी भी नीचे की तरफ बना रखा है। सो आज का जो लो है इज अगेन एन इम्पोर्टेंट लो, बिकॉज उसके बाद 100 पॉइंट का भी पूरा नहीं रहा है गैप जोन। एंड अगर हम आज एज इन कल उसको मेंटेन कर जाते हैं, कल और परसों 2 डेज, सो वो गैप वीकली में दिखने लग जाएगा पूरा प्रॉपरली अपने को। सॉरी, वीकली में नहीं दिखेगा, डेली में है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग गैप बन जाएगा। मे बी चिराग भाई उसको ज़्यादा अच्छे से टेक्निकल टर्म्स में बताएं। अनटिल अनलेस हम 16,850 को क्रॉस नहीं करते हैं, डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड बनेगा। कल जैसे पोजीशंस हमारे ऑप्शंस में बनी हुई थी कि कॉल ही कॉल राइट हो रखी, कॉल ही कॉल राइट हो रखी है, हर 50 पॉइंट्स पे अच्छे से कॉल राइट हो रखी थी। नीचे हमें कुछ भी नहीं दिख रहे थे पुट्स, आज हमें इक्वल बैलेंस सा दिख रहा है। जो कल PCR मैं बोल रहा था 0.86 के आसपास, 83 या 86 था, और मैं कह रहा था कि और वो मॉर्निंग में डिप में और ज़्यादा हो गया होगा और वहाँ से हम बाउंस करें। आज नॉर्मल PCR है, 1.25 का PCR है। सो दोनों साइड की राइटिंग है। सो मूव किसी भी साइड आ सकता है। मैंने जो भी अपने बनाए, अर्षद भाई आपको रिक्वेस्ट भेजा, आप भी आओ ना। सो सॉरी, सो अगेन द थिंग इज कि होने को कल भी ट्रेंडिंग हो सकता है, बट वो गैप पे डिसाइड करेगा। और ये मत मानिएगा कि भाई अगर अच्छा है तो अच्छा ही है। कई बार क्या होता है, हम बिल्डअप बना लेते हैं मूव का, 75 पॉइंट का पता है, कमेंट्री जरूर मैटर करेगी, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द मार्केट, दे आर दे एज इन नॉट द मार्केट, एज इन कि आगे उनको कितना और बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, किस पेस पे बढ़ाना है।
उनको कितना दूर रिसेशन लग रहा है या नहीं लग रहा है कि रिसेशन नहीं आएगा, कैन दे हैंडल इट, दोज थिंग्स डू मैटर. सो जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली. अगेन वही सिंपल प्रोसेस है. अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 15-30 मिनट्स का देखिए, उसकी कैंडल के हाई लो देखिए, जिस साइड उसको ब्रेक कर रहा है उस साइड ट्रेड लीजिए. आपके पास एसएल डिफाइंड हो जाता है आपके पास. सो आज जो स्टॉक्स में है, सो आज थोड़ा सा ब्रीदर लिया था फॉर्चुनेटली इसने, अदानी एंटरप्राइज ने, बट इट इज स्टिल इन द जोन टू प्ले लॉन्ग. अदानी पोर्ट्स अगेन ठीक लेवल पे बैठा है फॉर मी. इसका अदानी पोर्ट्स का इफ आई एम गोइंग लॉन्ग और आई एम लॉन्ग राइट नाउ 760 का है इसका. 745 to 48 के बीच में मेरा उसका एसएल है लॉन्ग्स के लिए. टाटा स्टील ने क्लोजिंग जस्ट थोड़ा सा नीचे दिया है, बट वही 940 के एसएल से मैं उसमें लॉन्ग हूँ. देन बैंक्स अभी मैंने क्लोज कर दिए मंथ एंड के लिए. I'll add two stocks over here. I'll जी. only add two stocks. One is TCS, about 3210. It is 32,000, 3200, sorry. And HDFC Bank, if it's break above 1410, it is bullish. अगर ब्रेक करेगा तो 2% के स्टॉप से दोनों को लॉन्ग करने, दोनों को पोजीशन लॉन्ग करके चलना. सॉरी मैंने क्या ये मेरे लॉन्ग के थे. अगर शॉर्ट होएगा तो मैं उन्हीं स्टॉक्स को करूंगा जो मेरे को थोड़े से लाइक प्रॉब्ली टाटा मोटर का रिजल्ट आ जाएगा तो मैं उसको देखूंगा शॉर्ट की साइड को. अगर मार्केट शॉर्ट हुआ तो मैं उसको शॉर्ट कर सकता हूँ अगर वो 455 के नीचे ही रहा तो. सो 455 विल बी माय एसएल फॉर इट. एंड या बेसिकली दैट एंड आरबीएल बैंक, ये मेरे शॉर्ट्स होंगे. इवन एमएनएम और any stock I'll be shorting tomorrow I'll be doing with a very small SL. If the market is looking to go down, then only I'll be shorting. I'll not go against the trend of the market. And if I'll be shorting, मेरा SL trailing 1.5% से ज़्यादा नहीं होगा. Most probably 1% पे ही करूँगा. I'll not be trading very big. एक आध दिन की बात है निकाल के, ताकि नेक्स्ट सीरीज में क्या दिखता है, बिकॉज नेक्स्ट सीरीज थोड़ा छोटा सीरीज है नॉर्मली. चिराग भाई, ओवर टू यू. चिराग भाई, Yes. I was unmuting. आवाज नहीं आ रहा आपका. Can you hear me now? या बोलो. Okay. So, like yesterday, while giving the Nifty view, we had discussed I had given two scenarios. That if we gap down below 16,375, it will be a island reversal. Or if we fill 60% of the gap and again start moving up, then it will be a clear cut long for again upper end of the range. So, market exactly did that same thing. It entered the gap zone and started moving up. Though my bearish view on Bank Nifty initially for the first hour played the way I was expecting, but then later on when it again went into the positive zone, I got stopped out on that. For view for tomorrow, I believe that 16,830 to 16,850 is going to be a very strong resistance. Cross that, then probably we will target the zone of 17,050, sorry, exactly 17,035, where the 200 EMA is currently. But overall, what I'm looking, as you were discussing about the open interest part, is every day there is lot of shorts getting covered. And the open interest on Bank Nifty is at a 5 month low, and open interest on Nifty is around at 3 month low, which is indicating that the client accounts which were long and are closing the positions, and the confidence levels of the client who are longs is getting reduced,
that the market is not going to go up much forward ahead from here. Overall, in the past, whenever I have seen that the चिराग भाई आपकी वॉइस बड़ा रुक रुक के आ रही है, कुछ कर सकते हैं क्या अपन? अरे एक्चुअली मैंने टेलीकॉम स्टॉक शॉर्ट करके रखे हैं ना, तो प्रॉब्लम वही स्टार्ट हो गई. अच्छा अच्छा ठीक है, आप कंटिन्यू कर लो. नाउ इज इट क्लियर? यस यस. Okay. So, in simple, 15,838.50. First resistance, if that is crossed, we go to 17,033, where the 200 DMA is. On Bank Nifty, 37,050 is the first resistance. If we cross that, then we go towards 37,600. Overall, today's low and day before yesterday's high now makes a very important range. If that is crossed, it gives another range extension of 600 points. Stock specific, I still am bearish on Bajaj Auto, Maruti. I feel they will correct 5 to 8% from the current levels. I'm waiting for it to break 2380. Once that taken out downside, 2260 to 2150 is my target. Airtel short at 673. Stop loss is above 686. I am looking at Airtel again coming back below 600 over a few weeks. So these are the initial positional trades. At this level, when the market has already moved up so much, I have started to again look for shorts, as I believe that this rally, even if a strong important bottom has been formed at 15,183, okay, then also we might come down, retrace 50% or 61%, 61.8% of the move to form a higher bottom. Markets never go one way up, they always retrace back. So one has to be cautious over here. The RSI has also reached overbought zone. The breadth which I look on the point and figure charts also has reached an overbought zone. So one is someone is already long can hold it with trailing stop losses, and someone who wants to take short can wait for a small reversal again to come and take shots. I'll just give a small update on the commodity market also. I feel crude oil is again starting to move up on the upside. Currently trading around 7,800 levels on the MCX. I believe that it is headed back above 8,100 in the short term. If that is crossed, positional it will go till 9,000. And I believe that today, after the Fed outcome, if one gets gold in the range of 1740 or $1750, it will be a short for $1680. Silver is a short for me for $16 target on COMEX. So this is the update on commodities, and I've shared one link for a commodities update which me and Ashutosh sir will be updating on regular basis. Please do join that. Thank you. Fabio भाई, your views? Nothing has changed much. I wouldn't have any views as of now. Ranvir, Fabio will give you a view when Pavel Saab speaks. Fabio equals to Pavel Saab. Okay? नहीं नहीं नहीं, we are not promoting anybody. उसको भी मजाक मत बताओ. Okay, आशुतोष भाई, आप? यस तो जो 2 दिन से चल रहा था कंटिन्यूएशन, थोड़ा सा बियरिश था सेंटीमेंट, और आज एकदम से यू टर्न लिया है मार्केट ने. सो मतलब जो लोग बियरिश थे वो अपने लिए सही थे अप टू सर्टेन एक्सटेंट, और उसके बाद मार्केट जब चेंज हुआ तो हमें हमेशा चेंज होना होता है. और अभी जो डायरेक्शन है मतलब जो मार्केट डायरेक्शन है वो मैं क्लोजिंग से ही देखता हूँ कि अभी जैसे हायर साइड में हम क्लोज हुए हैं तो एक अपर साइड में हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट वांट टू गो अप. और जैसे आपने डिस्कस किया कि ये इनगल्फिंग पैटर्न बना रहे हैं, बैंक निफ्टी में और स्ट्रॉन्ग पैटर्न इमर्ज हो रहा है. अगर हम 4 दिन के कैंडल कंबाइन कर दें तो जो 22 को जो कैंडल बनी थी वो स्ट्रॉन्ग मारूबुजू था, फिर स्पिन बना, फिर गैप डाउन हुआ, रेड कैंडल बनी और लो से आज बाइंग आई है, और वो कम्प्लीटली इनगल्फ करके सेम वहीं पर पहुंच गए हम जहाँ पे फाइट चल रही थी. मतलब जो 25 को जो फाइट हुई थी, स्पिन बना था. तो मार्केट अभी क्लियरली बुलिश है. लास्ट 2 डेज में जरूर कंफ्यूजन था
और ये मार्केट एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है। सेम मूव निफ्टी में है। निफ्टी भी एनगल्फिंग पैटर्न ही बना रहा है और कल के जो भी हाई था उसके ऊपर ही हम क्लोज हुए हैं। हाई तो नहीं था, एग्जैक्टली मार्केट कल नीचे क्लोज हुआ था, तो जो बिगनिंग थी वहाँ ओपनिंग हम बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर क्लोज हुए हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन ही है। बट बिकॉज फेड का वो है तो वॉलेटिलिटी हो सकती है, मार्केट कैन चेंज द डायरेक्शन, तो वो थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट, बट एज ऑफ नाउ इट इज लुकिंग बुलिश। और हाँ, एक और चीज थी जो कुछ लोगों ने डिस्कस की, मतलब मुझसे पर्सनली पूछा, तो हम 3 दिन से एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं, गैप्स के बारे में। तो गैप अभी आप देख रहे हैं कि ये वाला गैप जो है ना, हम बहुत सारे लोग टारगेट बना के चल रहे थे कि कल जब नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि ये गैप फिल करने की तरफ हम जा रहे हैं। जब गैप फिल ना हो और वो ऊपर की तरफ जाने लगे कैंडल्स, तो मैं इसे एक बुलिश मार्केट का साइन मानता हूँ। जब ये नीचे से मार्केट स्टार्ट हुआ 15,200 से, तो बीच बीच में गैप्स आए और वो फिल हुए। मतलब 27 जून को एक गैप बना था, वो फिल हुआ। फिर एक गैप बना अपना 7 जुलाई को, वो भी फिल हुआ। फिर अभी जो 2 गैप बने हैं, आप देखो, ये जो 18 जुलाई को बना था वो फिल नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नैरो बॉडी कैंडल बनी, स्पिन बना, बट फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, तो अभी भी गैप फिल नहीं हुआ है। तो इट इज नॉट, इसको रूल नहीं बनाना है हमें, मतलब जस्ट फॉर द एडवाइस कि गैप अप होगा तो वो फिल ही होगा, दिस इज नॉट द रूल। दिस इज रूल व्हेन मार्केट सेंटिमेंट, ओवरऑल सेंटिमेंट इज एक्चुअली नेगेटिव, तब गैप फिल होते। गैप अप इज अ साइन ऑफ यूफोरिया। Yes, it will be filled sometime when overall sentiment of the market or broader breadth of the market is actually negative. तो अभी मार्केट सेंटिमेंट हम ऐसे सोच सकते हैं, मार्केट टेल्स अस, ये हमारा ओपिनियन नहीं है, मार्केट इज टेलिंग अस कि भाई गैप जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, मार्केट उसके ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द पॉइंट। चिराग जी कुछ बोलना चाहते हैं? No, sorry. अच्छा I, अच्छा, नहीं did आप I by अनम्यूट सर। mistakenly? Sorry, sir. अच्छा, तो ये क्योंकि बड़ा क्वेरी आती है जब मार्केट चेंज होता है ना, उन पॉइंट्स को पकड़ना एक्चुअली टफ होता है। एंड इस स्पेस में तो नीचे से ही पकड़ के चल रहे हैं बुलिश ट्रेंड को, और बीच बीच में जो रिट्रेसमेंट आ रहे हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो लास्ट 2 डेज हैं, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो या हो सकता है सेंटिमेंट चेंज हो रहा हो, बट हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली में क्या होने वाला है। तो हम एक सिंपल थ्योरी को फॉलो करते हैं कि जो भी बड़ी वेव होगी मार्केट में, दोनों वेव्स मिलेंगी। लार्जर वेव भी, मतलब एक वेव बड़ी होगी और एक छोटी होगी। तो अभी इमीडिएट जो वेव है वो इम्पल्सिव वेव जो है वो बुलिश है, जो स्टार्ट हुई थी हमारी 14 जुलाई को, और उसने एक टॉप बनाया, और वहां से अब जो रिट्रेसमेंट है, जब तक ये पूरी इम्पल्स रिजेक्ट नहीं होगा तब तक हम ये मान के चलेंगे कि दिस वेव इज एक्चुअली बुलिश वेव। अब बीच में जो फॉल्स आएंगे उस पे ट्रेडिंग हमेशा दोनों डायरेक्शन में की जा सकती है, बट ब्रॉडली अगर बाइंग इमर्ज हो कहीं से तो उस पे फोकस करना चाहिए, मतलब सपोर्टिंग एरियाज पर फोकस करेंगे और वहां से बाइंग करेंगे तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। मतलब जैसे कल हमने शॉर्ट भी किया था, बट आज के लॉन्ग्स ने कंपेरेटिवली ज्यादा पैसा बनाया देन यस्टरडे शॉर्ट, दोनों में बनता है, लेकिन कंपेरेटिवली ज्यादा इसलिए बन रहा है क्योंकि वो जो प्राइमरी इम्पल्स है मार्केट की, जो स्प्रिट है, वो अभी बुलिश है, तो हमेशा उस डायरेक्शन में ज्यादा पैसा बनेगा। जब मार्केट वीक होते हैं तो ऑब्वियसली सेलिंग में ज्यादा पैसा बनेगा, अगेंस्ट द ट्रेंड भी जा सकते हो आप, कॉन्ट्रेरियन ट्रेड भी हम कर सकते हैं, बट उसमें उतना उतना पैसा नहीं बनेगा, तो वो प्रॉफिट ही आपके बता देते हैं कि आप सही जा रहे हो। और स्पीड भी बहुत, अभी जो राइज है ना ये काफी स्टीप है। अब स्टीप में हमेशा ये फीलिंग आती है कि मतलब गिरेगा, एक फीलिंग रहती है, नेचुरल फीलिंग रहती है कि बहुत चल गया गिरेगा, तो उस फीलिंग से बचना है, मतलब गिरेगा तो दिखेगा आपको, तभी ट्रेड करना है। एंड ऑलवेज मैं तो ये बोलता हूँ, अगर बड़ी कैंडल, बड़े लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल रेड है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप ग्रीन कैंडल्स को अवॉइड कर सकते हैं और आप रेड कैंडल्स के साथ जाएं तो ज्यादा फायदा होगा। जैसे आज आज नीचे से ग्रीन कैंडल बननी चालू हुई, तो आप बड़ा लार्जर टाइम फ्रेम लो, लार्जर मींस 15 मिनट और आधा घंटा, 1 घंटा, और आप डेफिनेटली आप ऑप्शन ट्रेड करें तो आप छोटा स्मॉल टाइम फ्रेम लेंगे, 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जो भी है, तो इनको इनको अलाइन होने दो। मतलब एक एक ऐसा नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम में सपोज ग्रीन बन रहा था आज और छोटे टाइम फ्रेम पे रेड बन रहा है तो आप शॉर्टिंग करें, वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बिगनिंग में। दोनों डायरेक्शन मैच होंगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी कि आपके पास
अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे। दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। सी ऑल्सो वन थिंग कि आपका कोई भी टाइम फ्रेम हो, आप उसमें वीवैप जरूर लगा के रखें। सो एटलीस्ट आपको वीवैप्स के ऊपर जब है तो आपको ज़रूर पता रहेगा कि ट्रेंड थोड़ा स्ट्रांग है, वीवैप से ऊपर है हम। सो वाई यू नो, और मे बी वीवैप के थोड़ा सा नीचे अगर आप लॉन्ग है तो आप अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, या शॉर्ट है अगर वीवैप के नीचे तो वीवैप के थोड़ा सा ऊपर अपना एसएल लगा के रख सकते हैं ट्रेलिंग के लिए। सो ट्रेंड बताने के लिए इंट्राडे वीवैप इज अ डिसेंट टूल की भाई उसके ऊपर है तो थोड़ा स्ट्रांग है भाई, एवरेज से ऊपर है। जस्ट बेसिक्स में हिमांशु भाई आप बोलिए आपका व्यूज। मैंने जो है व्यू तो मेरा थोड़ा सा इतना टाइम का डिस्कस कर ही रहते हैं, तो थोड़ा सा बीरिश था पर अभी न्यूट्रल पे आ गया है। सो एक बार इवेंट प्ले होने देते हैं, उसके बाद वापस कल सुबह से नया व्यू बनाएंगे। बट द थिंग इज थोड़ा सा मार्केट थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी पे चलता है। अगर इवेंट नेगेटिव प्ले होता है तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करता है, और अगर इवेंट पॉजिटिव प्ले करता है तो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट करता है। ये मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है अबाउट द मार्केट्स। सो एज ऑफ नाउ द व्यू इज absolutely absolutely neutral, and let the Fed minutes commit, and what रेट हाइक हो जो भी करते हैं उसके बाद ही एक बार कल सुबह मार्केट पे एक फ्रेश व्यू लेके देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है 16,850 अगर क्रॉस करता है तो आई विल चेंज द साइड्स एंड बी ऑन द बुलिश साइड, एंड 16,850 डिफेंड होता है तो आई विल स्टिक टू दैट द मार्केट विल go around come around 16,000 sub levels in coming time. So that is from my side. Thank you. किसी का टाटा पावर के लिए व्यू है क्या? किसी का क्वेश्चन आया था टाटा पावर के लिए। टाटा पावर टाटा पावर 210 अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर देता है तो टाटा पावर अगर कैसी भी पोजीशन है फ्यूचर्स में कैश में 210 अगर क्लोजिंग बेसिस में तोड़ देता है तो फिर अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो उसको एक बार आप एग्जिट कर सकते हैं, और शॉर्ट पोजीशन है तो उसको डबल कर सकते हैं। दैट इज माय व्यू because I track Tata Power closely. So this is from my side. So we can take questions. Yeah, Dr. Saab, please. So before Dr. Saab speaks, if anybody have any questions, please send us a request. If they have a view about market, they can send a request too. Yeah, Dr. Saab, please. And after you, Jagveer is there. ओके, टाटा पावर में एकदम सिमिलर व्यू है मेरा हिमांशु जी के साथ ही। ये कंसोलिडेट हुआ था जून में, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया था, और वो ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 210 ही हम मान सकते हैं। उसके बाद ये काफी ऊपर गया, बट कल और आज मिला के आज ये थोड़ा सा गैप डाउन हुआ और ओवरऑल बियरिश है एज ऑफ नाउ। बट ये जा सकता है, रिटेस्ट कर सकता है अपना रेजिस्टेंस जो पहले मतलब टूटा था। अगर ये वहां तक जाता है, वहां से फिर से सपोर्ट लेता है और इसमें बाइंग आती है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुका है, तो हो सकता है वो बेस की तरह काम करे। लेकिन वही लिमिट वही है कि 210 ही है, उसके और नीचे जाएगा तो फिर रेंज में वापस ट्रैप हो जाएगा ये। तो अगर ये जो ब्रेकआउट था इसको फिर से कंटिन्यू करना होगा तो ये इसको रिटेस्ट कर सकता है और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। बट अभी तो वीक है, तो अभी इमीडिएटली तो बिल्कुल भी बाइंग नहीं बन रही है इसमें। मतलब लास्ट 2 डेज में कैंडल्स आर रियली बियरिश। तो फॉलो अप में रखें, अगर इस ब्रेकआउट प्रीवियस ब्रेकआउट के आसपास सपोर्ट बनता है, पॉजिटिव कैंडल बनती है और फिर इमर्ज होकर उस बेस से फिर ऊपर की तरफ जानी चालू होती है, तभी आप बाय करेंगे। और जो ब्रेकआउट कैंडल इस लेवल पर बनेगी 210 के आसपास, उसके नीचे का इमीडिएट स्टॉप लॉस लेना होगा, क्योंकि अगर वो टूटा तो फिर ये रेंज में आके फिर नीचे भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है।
तो बस यही है, मतलब मेरा व्यू इसमें भी सेम ही है। थैंक यू। जगवीर भाई, योर व्यूज। यस अमित भाई, जैसे कि कल स्पेस पे अपनी बात हुई थी, फर्स्ट टारगेट जो था 16,468 था, वो ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया और 16,440 के करीब जो सपोर्ट था उसने लिया भी वहाँ पे, और वहाँ से यू टर्न भी लिया, वो नहीं ब्रेक किया। वो बहुत पावरफुल सपोर्ट की तरह काम किया आज और पूरा यू टर्न कर लिया। डेफिनेटली वो लेवल अगर ब्रेक करता तो 16,209 जाता ही और वहां से यूटर्न कर, लेकिन फर्स्ट लेवल पे उसने यूटर्न कर लिया। सेकंड पॉइंट कि ये 16,640 जो गैंग टाइम साइकिल का लेवल था वो बहुत ही आसानी से क्रॉस कर दिया और उसके ऊपर भी क्रॉस किया कर दिया है। लेकिन सेकंड डे यानी कल का सेशन उसके ऊपर टिक पाता है या नहीं वो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट क्यूब के लिए, कंफर्मेशन के लिए। अगर वो फेल हो जाता है और ये 16,600 के नीचे क्लोज देता है तो अगेन वही बैंड एक्टिव रहेगा, 16,130 टू 16,640 ये बैंड अभी भी एक्टिव है। कल आज तो ऊपर इसको ऊपर क्लोज दे दिया है, अब कल उसका कंफर्मेशन आता है कि नहीं। अगर वो आता है तो ये डेफिनेटली 17,000 और 17,214 का टारगेट रहेगा और वहाँ पे कुछ देखेंगे नेक्स्ट के लिए। बैंक निफ्टी के लिए अभी मैं कोई व्यू नहीं दूंगा, देखते हैं कल क्या सेटलमेंट हो रहा है कल। थैंक यू। एनी स्टॉक्स जगवीर भाई? सॉरी नहीं, अभी जैसे कि कल भी मैंने बताया था कि जो पूरा महीने चले हुए हैं स्टॉक, क्यूमिन से, सीमेंस से, हवेल से, HUL है, तो इनको शॉर्ट नहीं करने की एडवाइस दी थी। आज वो सारे भागे और कल लास्ट डे है तो शायद शॉर्टर्स अपनी लॉन्ग शॉर्ट्स काटने आए तो और भी भाग सकते हैं। इसको फ्राइडे को 3:16 पे या आफ्टर 3 o'clock शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं इनके। और यह स्टॉप लॉस हाई वोलेटाइल रहेगा, इसलिए 3% का स्टॉप लॉस रखना होगा और 5 to 10% एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये फॉल होंगे अगस्त में। फेयर इनफ योर व्यूज। हरमीत जी, you can go ahead with your views or whatever if you want to ask. Unmute करके हरमीत। हेलो, हाँ जी सर। मेरे हाँ जी तीन सेक्टर बोलिए। में मेरे को व्यू चाहिए था सर। एक तो मेरा अंबुजा सीमेंट है, दूसरा सेल स्टील और तीसरा स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड टेक्सटाइल। इसमें कुछ सजेशन दे सकते हैं सर? तो नहीं, सीमेंट आपकी पोजीशन क्या क्या है? मतलब आपने क्या किस भाव पे लिया हुआ है? अंबुजा सीमेंट मैंने लिया है सर 280 में 400 शेयर, और स्पोर्ट किंग मैंने लिया है सर 1480 में 50 शेयर, और हरमीत सेल जी मैंने लिया है पिछली बार भी 110। हरमीत जी आपने शायद पिछली बार भी स्पोर्ट्स किंग पूछा था, इफ नॉट मिस्टेकन, एंड प्रॉब्ली नन ऑफ अस आर, कोई शायद हम में से एक फॉलो कर रहा था, उसने कुछ एडवाइस दी थी, क्योंकि हम में से कोई स्पोर्ट्स किंग फॉलो नहीं करता, फ्रेंकली स्पीकिंग। अरे मैं कैसा इसको होल्ड कर रखा, कितना होल्ड रखना है या निकल जाऊं सर? भाव क्या है अभी? हमें तो स्पोर्ट्स किंग अरे भाव तो मेरा सर 900 के आसपास चल रहा है सर अभी। अरे 900 में चल रहा, मेरा भाव सर 1400 में मैंने बाय किया रखा है स्पोर्ट। आपने टॉप के आसपास पे लिया हुआ है। टॉप तो 1600 में गया था, मैं 1400 में बाय किया था सर। आपका देखिए बीच में 770 भी आया था स्पोर्ट्स किंग में। एक्चुअली यहीं पे ये बेस बना रहा है। अगर आप मैं एवरेज कर लूं सर क्या इसमें? अगर आप एवरेज कर रहे हैं तो मैं भी कर नहीं रहा हूँ। नहीं, इसका देखिए अभी अभी जो लास्ट बड़े शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप एवरेज कर रहे हैं तो 875 के आसपास का आप इसका एसएल लगा के रखिए फिर उस टाइम पे एक बार के लिए, क्योंकि उसके बाद एक बार नीचे डिप मार के वापस बैंड में आए, लेकिन उसके नीचे जा सकता है। तो 883 इसका
89 ये में आ रहा है डेली वीकली में। इससे नीचे आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि भाई ये जाना चाहिए अगर मार्केट ठीक ठाक रहता है तो। ओके सर। बिकॉज इसका एक्चुअली क्या है कि इसका इट्स अ क्लोथिंग ब्रांड जो कि थोड़ा विंटर वेयर वगैरह भी बनाता है, तो इसके पास थोड़ा सा उसके लिए रहना चाहिए। फैब्लियो आप बोल लीजिए। Fabio? Yeah, Ashu, Doctor sir has raised his hand. I'll speak. I mean, I'll definitely speak on sports. अच्छा, टेक्निकली हाँ, मतलब फंडामेंटल्स तो फैमिली बता देंगे। मतलब कभी कभी जब इस तरीके से हम ट्रैप हो जाते हैं ना, तो इसका जैसे वीकली चार्ट ही देखना चाहिए नॉर्मली। तो ये पीक बना के नीचे की तरफ ही है अभी, और सपोर्ट ठीक है 900 के आसपास बना रहा है, बट अभी भी रेड कैंडल ही है ऑन वीकली बेसिस। तो मैं तो मतलब बोलूंगा दिल पे पत्थर रखो और ऐसे स्टॉक्स को काट ही दो। मतलब जब ये ऊपर जाएंगे तो देखेंगे, मतलब लॉस कट करना भी आना चाहिए, भले पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग हो। और ये डेयरिंग, मतलब इसमें हिम्मत लगती है, करेज लगता है, बट लॉसेस को कभी पालो मत। एक अपना टॉलरेंस का एक लिमिट बनाना है हमें, मतलब चाहे वो पोर्टफोलियो हो चाहे वो ट्रेडिंग हो, कि कितना कैपिटल तक जाएगा तब तक मैं टॉलरेट करूंगा। उसके बाद वो दुनिया का बेस्ट स्टॉक भी होगा, आई विल नॉट कीप इट। जस्ट स्टार्ट हेटिंग रेड अप टू सर्टेन एक्सटेंट। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 2-5% के तो सहने पड़ते हैं लॉसेस, पोर्टफोलियो है तो 20-25% भी चलता है, बट नॉट बियॉन्ड दैट। अगर अपन 1000 पे एंटर किए और स्टॉक 500 का हो गया, देयर इज नो सेंस ऑफ कीपिंग इट एंड होपिंग कि इट विल रिकवर। उसको कहीं और शिफ्ट करके, मतलब। और दूसरी चीज, ऐसे पैराबोलिक जो मूव्स आते हैं ना, मतलब पर्टिकुलरली स्मॉल कैप्स में, जैसे अभी मैं टेस्ला का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत चलते हैं यूफोरिया में, और फिर जब ये ट्रैप करते हैं ना, तो बहुत बड़े तरीके से लोग बहुत लंबा ट्रैप हो जाते हैं। और वैल्यूएशंस मैटर करते हैं, एक प्रॉपर साइंस होती है फंड मैनेजमेंट की। ऐसा नहीं होता कि जब बुलिश यूफोरिक मार्केट में मतलब 200 का 2000 बन जाता है, बट वो कोई रिटेन नहीं कर पाता, और एंड ऑफ द डे वो सब लॉसेस में आ जाते हैं इन द बिगिनिंग। तो माय सिंपल एडवाइस इज कि वेल्थ जो शॉर्ट टर्म में बनती है वो सस्टेनेबल नहीं होती है। अगर यूफोरिक मार्केट में 1-2 साल में पैसा बन गया है, बहुत कम लोग रिटेन कर पाते हैं, दे विल लूज इन नेक्स्ट 2 years। वेल्थ जो क्रिएशन जर्नी है वो कंपाउंडिंग से बनती है। सो फोकस ऑन कंपाउंडिंग ऑफ 10, 15, 20% इन अ ईयर, नॉट 2000% growth in a year। So avoid these parabolic type of Tesla type or these type of stocks, matlab, and focus on quality businesses which can give you CAGR of some 15, 20, 25%। That will create really big wealth over the years। ये बनेगी और जाएगी। मल्टी बैगर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, कंसिस्टेंसी एंड कंपाउंडिंग पर फोकस करें, लेस इज ऑलवेज मोर। मैं आपकी बात से 110% सहमत हूँ, बट मेरे को लगता है मैं आज लॉस काट देता हूँ आप ही कहने पे, चलो मैं पत्थर रख के जो भी है मैं काट देता हूँ, बट मेरे को लगता है कल को मैं फिर मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा। साला मार्केट का तो समझ नहीं आ रहा है, जिस पे इन्वेस्ट करो फिर साला 10-15% माइनस। सर एक ह्यूमन नेचर होता है, जिस स्टॉक से हमें लॉस होता है ना, हम उसी स्टॉक से रिकवर करना चाहते हैं। ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है सबके साथ। इवन ट्रेडिंग में आप देखोगे कि कुछ लोगों को, जैसे किसी पर्टिकुलर स्टॉक के फ्यूचर ने अगर लॉस दिया तो वो उसी के पीछे पड़े रहते हैं। तो पैसा है ना, कहीं से भी आए, अगर इससे नहीं बन रहा किसी और से बनने दो, इसी से ही क्यों कवर करना है। और इस चक्कर में लोग अपने लॉसेस कट नहीं कर पाते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं बहुत लंबे समय तक। और वो परेशान करता रहता है उनको, साइकोलॉजिकली भी और मतलब फाइनेंशियली भी। तो दूसरे स्टॉक में शिफ्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, पैसा ही तो चाहिए ना। अगर ये नहीं चल रहा है तो कुछ और तो चल रहा है ना मार्केट में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता है, वो ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं आपका 2 मिनट और लेता हूँ, 1 मिनट और लेता हूँ। मैंने अपनी जर्नी कोविड में स्टार्ट की, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में 10 लाख से स्टार्ट किया, तो मैंने कोविड से लेके अब तक 6 लाख उसमें अर्न किया। अब मेरे को 2 साल, अब 6 लाख मैंने चलो कमाया, अच्छा कमाया, अब 2 लाख मेरे को माइनस लग रहा है, मैं उसको काट नहीं पा रहा हूँ। सर यही तो प्रॉब्लम है ना, वी कैन नॉट कट द लॉसेस। दिस इज अ वेरी बिग साइकोलॉजिकल चैलेंज विद एवरीवन।
कोविड में मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं जिनने 300% 400% की ग्रोथ बनाई है, एंड नाउ दे आर इन 50% लॉस, नॉट फ्रॉम दैट प्रॉफिट, फ्रॉम द स्टार्टिंग कैपिटल। मतलब 100 रुपए के 350 बन गए थे और 350 से अभी 50 रुपए पे आ गए वो लोग। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द मार्केट। फास्टर मनी जो होती है ना, वो कभी कभी बनती है, हर 2-5 साल में एक ऐसा मार्केट आता है जिसमें हर कोई पैसा बना लेता है। नहीं, मैंने फिर सर अगले वो 2 साल प्रॉफिट में बुक भी कर प्रॉब्लम हो लिया था, जाती है। मैंने काट लिया था सर प्रॉफिट, अब मैं लॉस नहीं काट पा रहा अपना। यही तो प्रॉब्लम है ना, जो कहावत होती है ना, राइड योर विनर, तो विनर राइड नहीं कर पाते, कट योर लॉसेस लोग नहीं कर पाते हैं। वही तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं। यू हैव टू डेवलप दिस अप्रोच। इट इज नॉट इजी, मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट इजी। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, अगर मैं बोलूंगा उनको कि यार प्लीज कट इट, वो नहीं करते वो, और एवरेज कर अरे लेंगे सर क्योंकि मैं भी पैसे रहते हैं। 5-6 महीने से रेगुलर सुनता हूँ रात में, बट सुबह फिर नहीं काट पाता। हाँ, तो यही तो डेवलप करना है आपको। ये एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ का चेंजिंग मोमेंट होगा। आप इसे मैं दिन में ना, आप बिलीव नहीं करोगे, टुडे मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आई ट्रेडेड क्रूड ऑयल, ठीक है, एंड कमोडिटीज आर सो वॉलेटाइल, दे विल चेंज डायरेक्शन 10 टाइम्स इन अ डे, ठीक है। मैं अगर, मुझे 1 सेकंड नहीं लगता, मुझे लगता है आई एम रॉन्ग, कट कितना का लॉस है नहीं देखता। अरे फिर आपका अगर मैं पोर्टफोलियो करोड़ों में होगा ना सर, अपना वॉल्यूम ही बड़ा इट कम है। डजंट, वो मैं सब समझता हूँ, लेकिन कैपिटल साइज डज नॉट मैटर, इट इज द परसेंटेज ऑफ कैपिटल रिटर्न जो भी मिलता है ना, दैट मैटर्स। इफ यू हैव 1000 रुपीज एंड यू आर अर्निंग 1 रुपी, इट इज 1%। तो आपको परसेंटेज पे फोकस करना है, किसके पास क्या कैपिटल है, सबके साइजेस डिफरेंट होते हैं, बट डिफरेंस जो क्रिएट करेगा वो परसेंटेज में आता है। हमेशा परसेंटेज पे फोकस करो कि बिल्कुल सर। कितना लगाया, वो मत देखो। एक बंदा 100 करोड़ ट्रेड करता है, वो 1 करोड़ बनाता है, इट इज नथिंग। 1 करोड़ वाला बंदा 10 लाख बनाता है, इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब ही इज डूइंग वेल। तो वो ठीक है, वो अपनी जगह मैटर करता है, बट इन द बिगनिंग वी शुड बी फोकस्ड ऑन द रिटर्न ऑन कैपिटल, और वो भी बहुत बड़े बड़े नहीं, 15 से 25% की रेंज इन ईयर इन द बिगनिंग, और कट योर लॉसेस फास्ट, डिफाइन इट बाय योरसेल्फ, नॉट इस स्पेस में कितने सारे लोग आए, उन्होंने बोला है कि 20%, आपको कुछ नहीं आता, आपकी इंट्री से 20% नीचे गए, आप काट दो, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने इसमें डिस्कस किया इस स्पेस में। तो कुछ तो रूल बनाने पड़ेंगे, और उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको ही। और ये वाली हैबिट आपने जिस दिन डेवलप कर ली ना, लॉस को कट करने वाली, योर जर्नी विल बिगिन। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर, करते हैं सर कुछ ना कुछ कल तो। आरबी जी 1 मिनट, फैबियो कुछ बोलना चाह रहे हो, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। यस सर, यस, जरूर सर, जरूर। No, you can speak, Dhanvijay sir. I'll definitely speak on Sports King. You can go ahead first. नहीं, आप स्पोर्ट्स किंग पे बोल दो ना, बोलो आप Acha, पूरा। okay. So Sports King is into yarns and it is also into athleisure. Business model on paper बहुत अच्छा है, but growth नहीं है, numbers में growth नहीं है. One of the factors that led it to जो वो 1400 की रैली आई थी, 14 भी नहीं 1600 की जो रैली आई थी, that was because at that time this guy Bojo Boris Johnson had come to India and we were discussing a trade deal where this textile is going to play a major role. Textile is one of the major sectors, तो उसके वजह से वो रैली आई थी. Now the you know the thing that worries me about Sports King is if you see the peers ना, मतलब आप और कोई भी यान कंपनी पकड़ लो, जैसे Philatex है, Phase 3 है, these are smaller companies as compared to Sports King. Or even any other athleisure guy, these are trading at 52-week high. मतलब आप Monte Carlo उठा के देख लो, it's totally different though. है पर गारमेंट्स में, वो यान में नहीं है, पर गारमेंट्स में. स्पोर्ट्स किंग भी गारमेंट्स में. तो all these guys are, if not at 52-week high, sorry if I said low earlier, all these guys are trading at if at 52-week high, if not 52-week high, ये 10 to 15% ऊपर नीचे है, उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है. तो स्पोर्ट्स किंग में there is something fishy in the sense, there is one thing that I definitely see is that he is not giving you growth, numbers growth नहीं दे रहे हैं. हाँ, तो मेरे हिसाब से if you have the hold, like you said, you I mean आपने ही अपने पत्ते खोल दिए, 5 स्टॉक, 5, अगर आप 50 बोल रहे हो 1400 के प्राइस पे, एंड इफ योर पोर्टफोलियो इज अराउंड 14 lakhs, वो 2 लाख का लॉस भी पकड़ लूँ मैं,
So it's not 10%. So it's around 6 to 7%, right? Right. So I will suggest you one thing. Do you have any other? If देखो एक चीज मैं ये भी मानता हूँ कि when I'm cutting losses ना, अगर ये stable है, like technically अगर ये यहाँ से stable होता है, like I do in my own portfolio, stable होता है तो ठीक है. Do I have a better opportunity at this point of time? क्योंकि मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज रहती है, आपके पास होगी कि नहीं मेरे को पता नहीं. अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, काट दो और सामने वाले पे डालो. अगर नहीं है और अगर ये स्टेबल रहता है तो रखने में कोई इशू नहीं. दैट वाज फ्रॉम हरमीत जी. मैं हाँ जी बोलिए सर. मेरा एक वो अंबुजा और सेल में मैं उसको होल्ड रख सकता हूँ ना सर, एक पोजिशनल? हाँ जी, उसमें चिराग बोल देंगे. मैं हरमीत जी आपको एक दो चीज बोलता हूँ. देखिए आप इसको लाइफ से ले लिए. लाइफ इज ऑलवेज वी से फुल ऑफ रिग्रेट्स. ये कर लेते तो वो हो जाता, ये नहीं किया, ठीक है. सो मैं सुनिए. सो बेसिकली क्या होता है कि इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग भी वही पार्ट है. आज मैं आपको बोल दूं काट लो, कल को वो मर्फीज लॉ हो, कल से ही वो चलने लग जाए, ठीक है. लेकिन क्या होता है कि हमको अपनी रिग्रेट्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. अगर हम किसी चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे लाइफ में ना, तो शायद हम उसी के आसपास हमारी जिंदगी रिवॉल्व करने लग जाएगी और हम आसपास की चीजों को नहीं देख पाते. वन ऑफ द बेसिक रूल्स जब हम ये बनाते हैं, कोई भी मतलब कोई 10% बनाता है, कोई 20%, कोई 50% पे काटने का. एज अ इन्वेस्टर मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ जो भी हर कोई अपने हिसाब से रूल बनाता है, या कोई ये देखता है कि इसके फंडामेंटल ऐसे खराब हो जाएंगे या दो रिजल्ट खराब आ गए तो मैं निकल जाऊंगा. जो भी अपने सेट पैरामीटर्स एक बनाता है किसी सिस्टम से निकलने के लिए, क्योंकि एक एंट्री का सिस्टम होता है, एक एग्जिट का सिस्टम होता है. वो इसलिए करते हैं ताकि आप फिर उसके अपनी बिकॉज आप कुछ भी कहें, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, जिसकी जो कैपिटल होती है वो उसकी लिमिटेशन होती है. उसको कहाँ बेटर यूटिलाइज कर सकता है वो वही मैटर करता है. सो दैट इज द होल गेम ऑफ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग बेसिकली. हिमांशु भाई आप कुछ बोलना चाह रहे थे इसमें? नहीं, मैं इतना ही एडवाइस इनको देना चाह रहा था कि अगर 68-69 का लेवल तोड़ दे तो आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, आप जो भी हो, वो सेल को बेच के नीचे जाना है. 869 का एसएल ना? 68-69 ये 68 मान लो. वो सेल का बता दे. ही इज टॉकिंग अबाउट सेल. सेल. हिमांशु इज टॉकिंग अबाउट सेल. ओके. चिराग भाई आप ऐड हुए तो जरूर कुछ बोलने के लिए ऐड हुए होंगे. बोलिए. Sir, I had got a call, so I got disconnected. क्या पूछ रहे हो आप? डू यू ट्रैक स्पोर्ट्स किंग? What I track? स्पोर्ट्स किंग एक स्टॉक है. नहीं यार, नाम नहीं. पंजाब. ओके. सेल पे व्यू. स्टील अथॉरिटी सेल. हाँ जी. बेचो बिंदास. नहीं ठीक है. ओके. आप ठीक है. And third is Ambuja Cement. So I give a serious view. Sale has completed first leg down. It topped out at 108, fell down till the level of 65. That percentage terms मेरे को मत पूछो, अच्छा खासा गिरा है. But ये जो पुल बैक अभी आया है 64 से 72, that clearly looks like a flag pattern, bearish flag pattern, which is a corrective uprise, looking like a diagonal shape. So sooner or later I feel again it will break down and this downward trend will continue. If this up move from 64 to the level of 75 would have been an impulsive move, which would have been a 5-wave move, then I would have changed my view. So basically what exactly it is doing is it is facing resistance again at the gap level of 76 and 78. If it is unable to move above that, I feel that this flag pattern will break down. So many of times it is difficult to predict that this is making a fresh higher bottom or is going to go above is going to make the flag pattern and break down and continue moving down. But when I track the steel prices which are below now the 2020 levels,
below COVID levels in China. Okay, so overall steel prices in India will also correct and reach those levels. So you have to again directly go and look at it at a reverse way कि stocks 2020 में कहाँ पे थे और अभी कहाँ पे है. इन बिटवीन अच्छा खासा डेट रिडक्शन हुआ है, बट स्टॉक्स एटलीस्ट 2020 के फेयर वैल्यूएशन पे आएंगे कि नहीं, तो मेरे को लग रहा है आ जाएंगे. तो उसके लिए मेरा व्यू कंटिन्यू बेरिश ही है मेटल्स पे. अभी तक ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है विच विल कंपेल मी टू गो लॉन्ग. either if they want to go ahead and make new lifetime highs, they'll have to consolidate here on a weekly basis, make a strong base, and then when it starts moving up, then I'll think about it. Or else for me it is just a dead cat bounce. फेयर इनफ. हिमांशु आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर मैं हरमीत से. जिन्होंने सेल पे जो क्वेश्चन पूछा था, मैं इनको इतना ही एडवाइस देना चाह रहा हूँ. अगर माइनर लॉस या जैसा भी है, और अभी भी आप जो सेल में आपने इन्वेस्ट किया है वो आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. आधा पैसा डाल दीजिए आप टाटा स्टील में, आधा पैसा डाल दीजिए आप नाल्को में, और वो लेके आप होल्ड करके रहिए. अगर आप इन्वेस्टर है तो जो सेल में आपको लॉस हुआ है वो आई थिंक बहुत जल्दी कवर हो जाएगा. डिवाइड इन 2 पार्ट्स, 50% इन्वेस्ट इन टाटा स्टील, 50% इन नाल्को. तो अगर कर सके तो ये मेरे हिसाब से अच्छी स्ट्रेटेजी है. जी हिमांशु भाई, आपके में बड़ा थोड़ा सा ना नॉइज आ रहा है हिमांशु भाई. अच्छा हरमीत जी, एक और चीज बोलूंगा. आवाज नहीं, वो बारिश हो रही है यहाँ पे काफी. हाँ, सॉरी. हरमीत भाई, एक और चीज बोलेंगे. जब हम प्रॉफिट भी बुक करते हैं तो कई बार हम पार्ट्स में करना पसंद करते हैं, और जब हम ऐसे ही लॉस भी बुक कर रहे हैं या नीचे भी कर रहे होते हैं तो कई बार हम थोड़ा सा मे बी 2 हाफ, 4 हाफ, 5 हाफ उस तरह से बुक करते हैं. तो जरूरी नहीं आप सारा एक साथ काटें या एक साथ करें, ठीक है. तो उस तरह से भी आप देख सकते हैं. तो उससे क्या है, थोड़ा सा वो लॉट हल्का हो जाता है. ठीक है सर. ठीक है, मैं आपको रिमूव कर लेता हूँ. एक बार घनश्याम भाई भी कुछ उसी चीज पे बोल लेंगे, देन आई कैन टेक मोर रिक्वेस्ट प्लीज. घनश्याम भाई आप बोलिए. गुड इवनिंग एंड जय हिंद एवरीवन. आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए. मैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो साइजिंग पे बोलूंगा. मैं जैसे पोर्टफोलियो साइजिंग कैसे करनी है हमको, कि जो भी हमारा कैपिटल है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो वो कैपिटल मैक्सिमम 20 शेयर के अंदर में लगाइए और इक्वल प्रोपोर्शन में लगाइए. जैसे कि मानो आपका 10 लाख रुपया कैपिटल है, तो हर एक स्क्रिप्ट के अंदर आपको 20 स्क्रिप्ट ढूंढनी है इन्वेस्टिंग के हिसाब से, और हर एक स्क्रिप्ट में मैक्सिमम 50,000 रुपया लगाना है. इक्वल बेट 20 स्क्रिप्ट में लो, तो उससे क्या होगा, आपका रिस्क हेज हो जाएगा थोड़ा. और एंट्री लेते समय टेक्नो फंडा एंट्री लो, टेक्निकल्स भी देखो उसका और फंडामेंटल्स भी देखो, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे हो. इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा अगर शेयर है और उसको एकदम ऊंचे पी मल्टीपल पे या बहुत ही ऊंचे उसका ईवी बाय एबिटा वो रेशियो पे अगर आप ले रहे हो तो उसको लेके मतलब नहीं है, क्योंकि वहां से वो कहीं ना कहीं हायर पी से मीन पी की तरफ में बढ़ेगा. मीन पी की तरफ बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, अर्निंग तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होने से रही, उसका प्राइस रिडक्शन होगा. तो वहां पे थोड़ी सावधानी रखनी है हमको. और एक बार जब हम एंट्री लेते हैं तो उसके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो. एक सर्टेन लिमिट ऐसा आएगा, कोई स्टॉक जैसे 100% भी बढ़ जाता है, 100% बढ़ गया तो वहां पे उसका कुछ हमारे ऑसिलेटर जो है, जैसे ऑसिलेटर इंडिकेटर, RSI वगैरह और MACD जो है, उसके तरफ पे फिर क्लोज वॉच रखो, वो कहाँ तक उसको ये कर रहा है. कोई स्टॉक 70 के RSI से वापस नीचे की तरफ आ जाता है, कोई 85-95 तक जाता है, 95 से वापस रिवर्स होने लग जाता है. अगर किसी भी हाल में स्टॉक का RSI 85 के ऊपर चले गया तो फिर उसको आपको डेली वॉच रखनी है. डेली 2:30 से 3 बजे के बीच में वो स्टॉक को देखो, उसका चार्ट क्या बोल रहा है. अगर प्राइस डाउन आ रहा है
1 दिन 2 दिन ध्यान रखो उसके ऊपर, और 85 क्रॉस डाउन करके RSI आपका 70 क्रॉस डाउन करता है, 70 तक नीचे गिर जाता है RSI, तो वहां पे आपको एक तरह से आपका ये मान के चलिए कि आपको वहां पे स्टॉप लॉस लेना है। आपका टाइम स्टॉप लॉस वहां पे लग रहा है, भले वैल्यू स्टॉप लॉस ना लगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, कोई भी स्टॉक आप जब परचेस करते हो तो इनिशियली आपका स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस के मैक्सिमम 10% तक रखना चाहिए। तो वो आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से थोड़ा कम भी हो सकता है, पर 10% से ज्यादा का स्टॉप लॉस मत लो। अगर हम 20 स्क्रिप्ट ले रहे हैं, एक स्क्रिप्ट में 10% का स्टॉप लॉस, तो यानी वो हो गया आपका 5,000 रुपए का स्टॉप लॉस, और आपका कैपिटल अगर 10 लाख रुपया है तो ये आपका टोटल कैपिटल के 0.5% का स्टॉप लॉस हो जाएगा। 0.5% का टोटल कैपिटल के 0.5% का स्टॉप लॉस मैनेज करना बहुत आसान है। और इस हिसाब से अगर आप ढंग से ये सिस्टम को फॉलो करोगे, तो मेरा तो यही कहना है कि जो भी आपको हाई रिटर्न देने वाले या मल्टी बैगर स्टॉक आपके इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में जो भी आएंगे, वैसे 1-2 स्टॉक आपके ऐसे 6-7 स्टॉप लॉस का लॉस जो है वो रिकवर करके उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट दे देंगे। तो स्टॉप लॉस को अपना फ्रेंड मानिए, टाइम पे स्टॉप लॉस कट कीजिए, ठीक है। मैं ये फेयर इनफ घनश्याम भाई। सो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है तो हम फास्ट करेंगे अब इस बार ना। सुले जी, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन और गिव योर व्यूज। ओके, प्रवीण जी आप हैं? सुले जी नहीं है। ओके, सो Kenil, am I pronouncing your name correctly? You can go ahead. Good evening, everyone. My question is specific to Favilo भाई। इमेजिका में सर ये क्या चल रहा है? लास्ट 2 मंथ में ये स्टॉक डबल हो चुका और जून क्वार्टर ये प्रॉफिटेबल हो चुका है, जो पहले लॉस मेकिंग कंपनी था। कैन यू थ्रो सम लाइट? सो उसका कुछ कुछ नहीं, उसका एक रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है वेयर द डेट वाज देयर, दे रिस्ट्रक्चर्ड द डेट, देयर इज अ न्यू मैनेजमेंट दैट केम इन, he bought out the company, and some of the debt that was there, it was converted into equity too, and there was some one time charge that they had written off earlier, that has been reversed to the P&L. But even if I remove that charge this time around, I guess even after one out of क्या बोलते हैं वो 1x हटा दूं या जो वन टाइम चार्ज है वो हटा दूं तो भी प्रॉफिटेबल है बिकॉज सेल्स वर गुड। थैंक यू सर। इसका EPS भी अभी शायद मतलब पॉजिटिव टर्न हुआ है। हाँ या बिकॉज दैट वाज वो जो EPS पॉजिटिव टर्न हुआ है, दैट मेजर रीजन फॉर दैट इज दैट वन टाइम income that has come. That income what has come is they had written out of earlier some charges that they have bought it back in the P&L. मतलब कुछ रिकवरी टाइम से नेगेटिव ही चल रहा था इसका, अभी फर्स्ट टाइम मैं EPS पॉजिटिव देख रहा हूँ। यस, सो वो वन एक जो अदर इनकम बोल सकते हैं, जो वो एक्सेप्शनल आइटम बोलते हैं, दैट एक्सेप्शनल आइटम इज एन इनकम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. The main reason that the stock can perform is because of the restructuring that has happened, and these guys, the Malpani group has lot of other parks, like उनका शिरडी में है, सूरत, अहमदाबाद, नहीं गुजरात में भी 1-2 जगह, सूरत में शायद से घनश्याम सर बता सकेंगे, सूरत के आसपास भी 1-2 है. So these guys have experience of running theme parks. So that can be a big turnaround. बैठे बैठे मल्टी बैगर्स दे रहा हूँ मैं,
स्पेस पे नहीं ओके, गिरना अरे चाहिए। ठीक ठीक है भाई। केनिल, आई थिंक आपका क्वेश्चन इज आंसर्ड। Yes, yes. Okay, thank you. I'll just remove you. Thank you. Srinivas ji, you can unmute and ask. गुड इवनिंग सर। रिलायंस और हिंडाल्को पे व्यू चाहिए था। You have a position in both or? यस सर, रिलायंस पे है, आई हैव 300 एंड हिंडाल्को 1000 है। रिलायंस as an investor 2700 or का as an investor or trader, sir? That is what I want to know. सर ट्रेडर। Levels so that I can ask them. 2700 पे रिलायंस है और 440 का हिंडाल्को है मेरे पास। अराउंड 300 और 1000 है रिस्पेक्टिवली। Okay, okay. And you wanna can you hold them for long? या आई कैन होल्ड। You can hold. Okay. So Fabio or anybody wants to give on Reliance or anything? So- Reliance or Hindalco? Reliance, as I have tweeted that the hegemony of Reliance in the markets is going to decline. These are markets, it's not a kingdom. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक महल में दो तलवारें नहीं रह सकती है। यहाँ पे 3-4 रखनी पड़ेंगी आपको to keep us stable. And that is, I mean, either they are doing it purposely or either they are not. I don't know. But whatever is happening for the good, because you don't want one stock to run the market. मतलब कभी भी ऐसा ना हो कि आज किसी को भगाना है तो चलो रिलायंस ये कर लो। That's wrong. So hegemony will go down, especially after the split or the demerger. जो ये रिटेल करेगा, जियो करेगा और जो ट्रेडिशनल एनर्जी बिजनेस रखेगा, इन तीनों का अगर डीमर्जर कभी होता है, so the companies will be lot smaller. तो अभी अगर if I'm not wrong around 16 lakh to 18 lakh crore का market cap है, so that will come to, अगर equally है तो I mean, तो 3 छोटी कंपनी बन सकती है। So it's, I am not looking at an investment at this point of time. हाँ, पर अगर आपको if you wish to play the demerger, you can definitely play it. मतलब उसी के वजह से मैं इन्वेस्ट करूंगा, ऐसे कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है as such इन्वेस्ट करने जैसा। Yeah, that's my view on Reliance. Hindalco, I don't track. Yeah. I don't do commodities. Ghanshyam bhai, would you like to give any views on Hindalco or Reliance? Okay. हिंडाल्को जैसे अभी मेटल सेक्टर पिटा था, उसके अंदर में हिंडाल्को काफी गिरा है। अभी वापस से वो थोड़ा रिकवर कर रहा है। अभी 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है हिंडाल्को और अपर बोलिंजर बैंड के साथ में वो ट्रेड कर रहा है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग टर्म के लिए अभी इसको आपका प्राइस आने के लिए होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसने 600 के अराउंड 620 से कंटिन्यूसली वो नीचे आया था। थोड़ा टाइम तो अभी इसको लगेगा ऊपर जाने के लिए, पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा। आप अगर ट्रेडर हो तो टाइमली स्टॉप लॉस लगा के निकल जाओ, वो कैपिटल और कहीं पे डिप्लॉय करो, वैसा स्ट्रेटेजी फॉलो करो, तो उसमें कैपिटल आपका अटक के नहीं बैठेगा। कैपिटल जितना ज्यादा रोटेट होएगा उस हिसाब से आपका ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। 1-2 स्टॉप लॉस भी लेना पड़ता है, तो स्टॉप लॉस टाइम पे ले लेने का। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, दोनों ही स्टॉक आपने ऐसे बोले हैं जो कि छोटे स्टॉक्स नहीं है। कंपनीज ऐसी नहीं है कि खराब कंपनीज हैं। आप थोड़ा टाइम देख सकते हैं। वो डेली में चाहे बॉलिंजर के ऊपर हो, लेकिन वो वीकली में नीचे से बॉलिंजर के सेंटर की तरफ आ रहा है, मंथली में भी सेंटर की तरफ आ रहे हैं। स्पेशली राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हिंडाल्को। सो अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली हम रिलायंस के अगेंस्ट बेट नहीं कर सकते हैं। दिस इज टू बिग अ कंपनी, ठीक है। सो आपका एटलीस्ट बिकॉज यू कैन मेंटेन दीज स्टॉक्स, यू सेड, आई वुड रादर से कि आप कोई एक नीचे के स्टॉप लॉसेस अपने माइंड में रखिए और उससे नीचे जाते हैं तो आप जरूर कट कर लीजिए। लेकिन दीज आर नॉट द स्टॉक्स की जिसमें कि बहुत मुझे रखने से मुझे डर लग रहा हो। हाँ, वो तो है। व्हाट वुड बी द स्टॉप लॉस सर यहाँ से नीचे? सर, हिंडाल्को स्टॉप लॉस आई विल बी
मैक्सिमम लुकिंग एट अराउंड 350-360 के बीच में, अगर वो नीचे की तरफ वापस जाने ट्राई करता है तो. Otherwise, I'm hoping it again touches your levels pretty soon. If the market doesn't go very high, I'm pretty hopeful for Hindalco to touch your levels. In terms of Reliance, see, Reliance is again in a Reliance का SL आप 2360 के आसपास रख सकते हैं. उससे नीचे जाके वो शॉर्ट पीरियड में, एज इन शॉर्ट इज इन फॉर मंथली और मंथ और 2 वो खराब हो जाता है. बट वेरी फ्रैंकली आई वुड नॉट बेट अगेंस्ट रिलायंस एनी टाइम. इट इज सच अ कंपनी. उसका नो डाउट उसका हेजेमनी थोड़ा सा कम हो रहा है, उसकी वैल्यू थोड़ा कम हो रही है, सब कुछ है, लेकिन इट इज स्टिल अ वेरी गुड कंपनी. आई समटाइम्स in my investment specifically, I sometimes bet on the guy rather than the company. Knowing the guy, I would not be betting against Mukesh ji at the moment. ऋषि जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ऋषि भाई? नहीं, what you saying? Hello, can you hear me? Yeah. हाँ, आप जो बोल रहे हो, I completely agree, because someone betting against Reliance has always, outperform in all the bad markets. अगर आपको याद होगा 2020 में जब पैंडेमिक आया था, that was the time, मार्च से लेकर उसने नेक्स्ट 6 months में उसने सिर्फ डीलेवरेज किया है एंड क्या वैल्यू क्रिएट की है. तो यू कैन इमेजिन द वैल्यू क्रिएशन. एंड ऑब्वियसली ये जो जब ये सेगमेंट में डिवाइड होगा, बिकॉज सक्सेशन बैटल इज गोइंग ऑन. एवरीबडी नोज कि मुकेश भाई की हेल्थ इज नॉट in the right track. So he is embarking on a very ambitious, successful plan, and 3 companies में divide होगी. One will be your Jio platform, one will be retail, and one will be ONC, all to petrochemicals. So एक कंपनी जो approximately 20,000 crore rupees per quarter कैश जनरेट करती है, कैश, हार्ड कैश, मतलब 80,000 कैश साल का जनरेट करती है, एंड आपको वो 20 का पी रेशियो में मिलती है. आई थिंक 16 लाख होगा मार्केट कैप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो 20 का पी रेशियो में आपको मिल रहा है, डेट फ्री, ऑलमोस्ट इट्स अ ग्रॉस लेवल पे डेट फ्री कंपनी है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि अब उसके पास प्राइसिंग पावर भी आ गया है. प्राइसिंग पावर इन द सेंस कि अगर आप देखोगे टेलीकॉम में इन्होंने आरपूज बढ़ाए थे, अभी 20% अपने रेट्स बढ़ाए थे, एंड उसके बावजूद भी दे वर एबल टू रिटेन ऑल देयर सब्सक्राइबर. सो उनका सब्सक्राइबर डिप नहीं हुआ, तो विच इज इटसेल्फ मीन्स कि उनके पास अब प्राइसिंग पावर आ गया. अभी अब चाहे तो वो आराम से 20% जब चाहे तब बढ़ा सकते हैं. तो यू कैन इमेजिन द ये आरपू स्ट्रेट अवे शॉर्ट करेंगे, एंड दिस इज व्हाट द थिंग्स आर. एंड ओवरऑल भी मुझे ऐसे लग रहा है कि रिलायंस इज गोइंग टू डू गुड. कहीं मुझे नहीं खराब लग रहा है. इनफैक्ट अगर आप देखो, अगर दिस इज द ओनली कंपनी विच इज फुल्ली इंटीग्रेटेड, बैकवर्ड फुल्ली इंटीग्रेटेड और फॉरवर्ड फुल्ली इंटीग्रेटेड. मतलब अगर प्राइस अगर ऑयल का प्राइस घटता है तो वो पेट्रोकेमिकल्स में कमा लेगा, और ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो रिफाइनरी में कमा लेगा. तो वो दोनों तरफ कमा लेगा. सो दिस इज हाउ दे हैव प्लान्ड देयर थिंग, एंड दिस इज हाउ दे आर डूइंग इट. तो ब्रेड एंड बटर इज डूइंग गुड. इन्होंने जो जियो प्लेटफॉर्म बनाया वो अच्छा कर रहा है. रिटेल इज द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न राइट नाउ. तो रिटेल भी दे आर वर्किंग ऑन इट, बट nobody expect much from retail अभी right now. So profitability के हिसाब से, cash flow के हिसाब से, so अभी it will take some time and let it stabilize. It is going to happen. Thank you, Rishi bhai. Sir, again, one more thing I'll add here. Like I was telling the other guy also that आप, हाँ जी, आप पहले 2 क्वेश्चन ले लेते हैं. 11:30 को डिसीजन आएगा, तो फैवलर भी लिसन टू इट. पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, देन विल फर्दर टेक इट ओवर. ठीक है. आशीष, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क और गिव योर व्यूज. आशीष जी. ओके. प्रशांत, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क और गिव योर व्यूज.
Both are not there. Okay, wait a second. I remove them. Anu, Anuranjan ji, you can unmute and ask your thing or give your views. मैंने Yeah. एशियन पेंट मैंने 2740 के भाव से शायद खरीदा था, तो मैंने उसे क्या किया कि 2900 के लपेट में मैंने बेच दिया, जो कि होता है। उस समय क्रूड शायद थोड़ा ज्यादा अप हो रहा था, जिसकी वजह से वो डाउन हो रहा था। शायद लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा, तो लेकिन उसमें मोमेंटम था, तो मैं जब नीचे गया था तो होल्ड किया था लगभग, फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके, लेकिन वो 3100 तक गया था, तो लग रहा था कि वहां तक चला जाएगा, लेकिन फेयर की वजह से कट हो जाता है पोजीशंस। तो मतलब अब जैसे वो 100 के पी पे चल रहा है स्टॉक, मतलब 92 96 के लपेट में है, तो मतलब अगर ये स्टॉक्स मतलब अर्निंग ग्रोथ कितना, लोग बोलते हैं कि अगर 100 के पी या मतलब, तो जनरली उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब वो कितनी तक सच्चाई है वो पूछना चाहता Fabio, would you like to answer or Rishi bhai or Ganjam? क्वेश्चन क्या था उनका, किस स्टॉक पे लिए था? I'll answer Asian that. Paint, Asian Paint. So you got to understand that when we talk about the PE, stock price जो हम लोग price to earnings बोलते हैं, there is one more factor to it, that is the PEG ratio, that is price to earning। तो जो आपको जो earning है उसका आप कितना प्राइस दे रहे हो, अगर वो सेम earning आते जाएगी फ्यूचर में, तो उसका मैं आज कितना प्राइस देने वाला हूँ, that is the price earning ratio in simple terms। what another ratio is PEG ratio, जहाँ पे हम लोग growth भी factor in करते हैं। So if you look at high growth companies, they will always have higher PEs। तो ये जो है कि हम लोग को 100 PE पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो एक बार वो देख लो कि आगे कितना ग्रोथ करने वाली है। तो मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज हैव हायर PEs बिकॉज दे आर ग्रोइंग टू ग्रो एट अ रियली हायर रेट, तो इसलिए वो PE हाई होता है। अभी वो 100 राइट है या रॉन्ग है, वो एक है ना बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है फंड मैनेजर के लिए या जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर, तो वो कितना ग्रोथ देख पाता है। पर आप देखोगे डीमार्ट इतने टाइम से इतने हाई PE पे ट्रेड कर रहा है, एशियन पेंट्स इतने टाइम से हाई PE पे ट्रेड कर रहा है, मेरे को तो समझ मतलब, एंड एशियन पेंट इज गिविंग रियली गुड नंबर्स, लाइक 8600 का, आई गेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स इट हैज एवर हैड। 8600 8800 का वो रेवेन्यू दे रहा है ऐसे मार्केट में जहाँ पे सब लोग इन्फ्लेशन कर रहे हैं, तो लोग मतलब इट इज मतलब इट हैज द मार्केट शेयर एंड इट इज continuing its market share and is trying to enter new markets too। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो मल्टीपल क्या है, आप उसकी ग्रोथ स्टोरी देखो या ग्रोथ क्या दे रहा है वो एक बार देखो। और Yes, सर Rishi। एक चीज और हाँ बोलो। सर की मतलब उस समय क्या हुआ था कि माइक्रो जब बाजार थोड़ा नीचे गिर रहा था, जब FMCG सेक्टर ज्यादा, हिंदुस्तान यूनिलीवर सब बहुत ज्यादा गिर रहा था, तो उस समय खरीदने की मतलब चेष्टा कर रहा था कि खरीद सकते हैं, लेकिन क्या होता था कि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले आते हैं तो वो क्या बोल रहे थे कि सप्लाई डिमांड डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन जब प्राइस मूव करना चालू कर रहा था तो मन कर रहा था, लेकिन हमको लग रहा था कि यहाँ पे फेक कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से फेयर की वजह से नहीं खरीद पाए। तो अब बाद में पता चला कि इस 2 मंथ का सबसे ज्यादा मोस्ट गेनेबल सेक्टर जो था वो FMCG ही था। तो सर इसमें हो क्या जाता है, तो क्या मतलब प्राइस के हिसाब से रहना चाहिए या हमेशा प्राइस के ही हिसाब से रहना चाहिए, या फंडामेंटली कुछ साइकोलॉजिकल थोड़ा सा? आप उस सेक्टर का चार्ट भी जरूर देखिए। अगर आपको ये कंफ्यूजन होता है तो जो इंडेक्सेस होते हैं सेक्टर वाइज इंडेक्सेस, आप उनके चार्ट भी देखिए पहले। अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो उस सेक्टर के फिर स्टॉक्स को देख लीजिए कि उनमें से कौन सा सबसे बेटर लग रहा है आपको। अगर वो सेक्टर का इंडेक्स अच्छा चल रहा है देन उसके जो फर्स्ट 2 स्टॉक्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं वो ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा बेटर हो जाते हैं, बजाय कि एक अगर लैगार्ड सेक्टर में आप ट्राई कर रहे हो। दैट इज फेयरली व्हाट आई कैन से। इंटरेस्ट रेट फेड ने 0.75 ही करा है, but then we will have see the commentary coming in।
सो इंटरेस्ट रेट तो 0.75 ही करा है। हाँ, आगे कुछ स्टेटमेंट आया क्या? आवाज सर अभी स्टेटमेंट अभी रिलीज करेंगे, वो उसमें से क्या क्या हटाते हैं क्या डालते हैं, लेकिन अच्छा, ठीक। जो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जो कमेंट्री आता है, दैट इज अराउंड 12:30 के आसपास आता है, 12 to 30 के बीच में। सो हाँ, सो प्रदीप जी, यू कैन गो अहेड एंड unmute and give your views or ask question. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हाउ द स्टॉक मार्केट इज रिलेटेड टू द क्रिप्टो मार्केट। अगर हम पहले पिछले 4 या 5 महीनों को देखें तो अगर क्रिप्टो मार्केट गिर रहा है तो स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है। अगर क्रिप्टो में अगर कोई मतलब बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है। तो क्या ये आपस में कोरिलेट है या फिर एब्सोल्युटली नो? नहीं सर, वो मैं एक साइकोलॉजिकली बता देता हूँ आपको प्रदीप जी। उसमें क्या होता है कि अगर मैं एक बहुत बड़ा प्लेयर हूँ और मैंने दोनों जगह लगा रखा है, यू नो, so I know lot of people are correlating it is because कि अगर मुझे कहीं पे मार्जिन देना है या कहीं पे मेरे को लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी हो रही है, मैं दूसरी तरफ से उस साइड ले रहा हूँ, यू नो, या अपने आप को हटा रहा हूँ। सो एज सच देयर इज नो जीरो रिलेशन इन रियलिटी, बट वो यही होता है कि टू बी वेरी फ्रैंक, आदमी तो वही है ना। मेरे पास एक लिमिटेड पैसा है, मैं इन सब में अगर लगा रहा हूँ और मैं क्रिप्टो में भी लगा रहा हूँ, डिस्क्लोजर मैं क्रिप्टो नहीं करता हूँ, बट मैं आपको एक जनरल टेंडेंसी बोल रहा हूँ कि मैं अगर गोल्ड में कर रहा हूँ या प्रॉपर्टी में कर रहा हूँ और एक मेरा बास्केट ऑफ माय पोर्टफोलियो इज देयर, सो मैं कहीं से कहीं पैसा मूव कर ही रहा हूँ ना आपस में। जो मुझे उस टाइम पे लुक्रेटिव लगेगा मैं उस साइड को मूव कर रहा हूँ। हेजिंग के लिए बीच में बोला जाता था और नॉर्मली बोला जाता है, गोल्ड अगर आपका इक्विटीज डाउन हो या कंडीशंस मार्केट की खराब हो तो आप हेज करते हैं गोल्ड से। सो क्रिप्टो वाज शोन एज अ हेज फॉर मार्केट्स। frankly it has not till now, it hasn't been proven in a similar way. Going forward I don't know. Fabio, you want to add on it? सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे जिस तरीके से आईटी का सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो मतलब अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि जैसे जो लार्ज प्लेयर हैं, टीसीएस, इन्फोसिस हैं, तो क्या लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं या फिर हमें अपना भरोसा इन पे बरकरार रखना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है और इतना सब कुछ हो रहा है, क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे या फिर लॉन्ग टाइम, या फिर इनके लिए मतलब कि सिर्फ या 2 या 3 साल या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही ज्यादा सही है? मैं एक चीज बताऊं, आईटी कंपनी ने कौन सा लोन लिया है कि सरवाइव नहीं कर पाएंगे? सरवाइव की बात जाती है ना, जिस कंपनी के पास लोन रहेगा वो सरवाइव करेगी नहीं करेगी वो सोचने का होता है। आईटी कंपनी के पास कौन सा लोन है यार? वो तो बायबैक करके जाते हैं, उनके पास इतना कैश पड़ा है, इतना कैश पड़ा है, तो वो उनकी सर्वाइवल की बात ही कहीं। ये ठीक है, स्लो डाउन हो जाएगा थोड़ा बहुत, हमें भी समझ में आता है, बट स्लो डाउन तो दिखाओ उनके रिजल्ट्स में भी। वो आज भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैसा कमा रहे हैं। आप क्यू ऑन क्यू कंपेयर करो, आप वाई ओ वाई कंपेयर मत करो, क्यू ऑन क्यू भी कंपेयर करोगे ना, वो एस्टिमेट्स देता है। इन्फोसिस ने जो एस्टिमेट्स दिए थे, बोले हम इतना ग्रो करेंगे। तो आप 1-2 दिन का चार्ट देख के या 1-2 दिन का व्यू देख के देखो, कुछ कंपनियां सच्ची में खराब हो जाएगी, बट जो टॉप कंपनीज है, फॉर एग्जांपल टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेकएम, ये जो टॉप कंपनीज है भाई, बिना टेक्नोलॉजी के आज दुनिया है क्या? एक काम करते, ये स्पेस क्रैश हो जाए, ट्विटर बंद हो जाए, सोशल मीडिया बंद हो जाए, किससे बना है सब कुछ? टेक्नोलॉजी से बना है ना। तो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूँ, तो टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी तो पक्का बंद हो जाएंगे, पक्का इन्फोसिस भी जीरो हो जाएगा। तो ये सारी की आप वो सोचो कि इस कंपनी के पास डेप्ट है, इनके पास तो कैश पड़ा है, कुछ नहीं होगा, सब बिजनेस भी बंद कर देंगे पूरा, सब कुछ अपना बेच बाच के भी आएंगे ना, तो भी लास्ट में इन्वेस्टर को पैसा देके जाएंगे। तो ये सारी कहीं आप सुन क्या होगे ना कि सरवाइव कर पाएंगे? हाँ, 100 में से 10 कंपनियां पक्की उड़ जाएगी, वो हर सेक्टर में होता है। इस सेक्टर में कुछ हुआ तो कुछ गलत नहीं होगा, जिनका एब्सोल्युटली। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल देता हूँ, कल हमने जोमेटो में बहुत बात करी थी, कुछ ऐसी कंपनियां उड़ जाएगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नया प्लेयर रिप्लेस कर देगा उसको। नॉट पर्सनली टॉकिंग अबाउट जोमेटो, बट कुछ भी रहेगा ना। देखो, टेक्नोलॉजी के बिना आज के टाइम पे दुनिया अधूरी है,
आपके पास फोन में व्हाट्सएप नहीं रहेगा, आप जिंदा रहोगे? आपको तो 24 घंटे किसी न किसी को मैसेज करके पूछना है ना। ट्विटर नहीं रहेगा, फेसबुक नहीं रहेगा, इंस्टा नहीं रहेगा, या कोई भी स्नैपचैट, टिकटॉक कुछ भी यूज करते हैं, सब किसके बेस पर है? टेक्नोलॉजी के बेस पे ना। तो इस चीज का तो ये मतलब सवाल ही पैदा नहीं होती। सर्वाइव अपन टॉप कंपनियों की बात करें, अपन अंटर पंटिया कंपनियां कुछ भी करेगी। तो भाई मैं टॉप कंपनी का ही पूछ रहा था कि मतलब इन पर भरोसा कर सकते हैं हम? भैया देखो एक चीज, मैं तो लास्ट में एक चीज बोलता हूँ जी अपने को लगता है इंडिया सरवाइव करेगा नहीं करेगा? अपने को लगता है इंडिया सरवाइव करेगा? अपनी उम्र शायद आपकी 30 आपको लगता है इंडिया सरवाइव करेगा अगले 50 साल? 50 बिल्कुल साल सर, ग्रो भी करेगा, सरवाइव के साथ साथ ग्रो भी करेगा सर। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया। अरे तो इंडिया की ETF में पैसे लगाओ ना, निफ्टी के 20 में पैसा लगा दो, कोई भी जो 20 दिखे उसमें पैसा लगा दो। हमें नहीं पता कल क्या होगा, 2-4 महीने बाद क्या होगा। 20 में पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना शुरू कर दो ना। किसने थोड़ी बोला आके रोज ट्रेडिंग करो? हम भी 20 में पैसा लगाते हैं, हम भी ETF खरीदते हैं, हम भी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। पर हमें ये थोड़ी करना है कि रोज जाके ट्रेडिंग ही करना है, रोज जाके ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना। ये जिस दिन अगर हमें अपने कंट्री पे विश्वास है कि भैया हम श्रीलंका नहीं होंगे, और भूल जाना श्रीलंका बांग्लादेश या जैसा हमारी कोई हालत भी होने वाली है, ये भूल जाना। वी आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑर्डर। भैया ऐसे तो हम ना डूब के आने वाले। हमारे पास है ना, घर में इतना पैसा पड़ा है सबके पास। हम 2008 का देख चुके हैं ना। 2008 में इंडिया एक ही कारण से बचा था, cause people had hardcore savings in terms of FD, government bonds, in terms of gold, अरे काला पैसा भी घर पे छुपाया रहेगा ना। मेरी माँ ने भी छुपाया था, तो उसमें आपकी माँ ने भी छुपाया। सब करते हैं, उसमें कुछ नया चीज नहीं है। वो सब घर पे है ना। मम्मी के भी उसमें से है ना, जिस दिन वो क्या बोलते हैं, अपना डिमोनेटाइजेशन हुआ था, मेरे रिसेंटली भी डाटा भी आया है सर कि इंडिया पर रिसेशन का जो इफेक्ट है वो 0 होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ चीजें निकल के आई होगी, तभी वो डेटा आया है। हम पकड़ लेते हैं 0 नहीं होगा, पक्का इम्पैक्ट आएगा, पर फिर भी हम चीज से निकल जाएंगे। हम सेल्फ सस्टेन कंट्री है। हमारी कंट्री है ना आज नहीं बनी है, हमारी कंट्री हजारों साल से है। जो हिंदुस्तान की सभ्यता बोलते हैं ना, वो हजारों साल से है। तो इंडिया को पता है इतनी सारी चीजें हुई ना, उन सबसे निकल के भी आज खड़ा है ना। तो प्रॉब्ली सी आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड प्रॉब्ली एवरी वन ऑफ यू आर प्राउड टू बी एन इंडियन। सो आई टेक प्राइड टू कॉल माई सेल्फ एज एन इंडियन फर्स्ट rather than taking my religion first. तो मेरा रिलीजन तो इंडिया है, वो हम देखते हैं ना। तो यहाँ से 20 साल बाद क्या होगा, ये सोच के इन्वेस्ट करना शुरू करोगे। इन्वेस्ट करना ट्रेडिंग में, कल सुबह देखो निफ्टी क्या खुलेगा नहीं खुलेगा मुझे नहीं पता। इन्वेस्टिंग के हिसाब से सोचेंगे ना, भैया इंडिया को कोई रोक नहीं सकता यार। सर प्रदीप जी, बेसिकली आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। सो मैं किसी और का कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने आप को बड़ा कंजर्वेटिव सा इन्वेस्टर और ट्रेडर मानता हूँ। मैं बोलता हूँ आपको, मैं लार्ज कैप्स में ऑलमोस्ट 50 to 60% मेरा पोर्टफोलियो हमेशा लार्ज कैप्स में होता है। अगर मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो वो 50-45% के बीच में होगा। अगर मार्केट खराब चल रहा है तो वो 60-65 की तरफ लार्ज कैप्स में चले जाएगा। बिकॉज जब खराब से अच्छे मार्केट की तरफ आते हैं तो पहले लार्ज स्टॉक्स ज़्यादा बढ़ते हैं, उस तरह से देखते हैं। तो मेरे को अगर कुछ मिल रहा होता है तो उसके बाद मिड कैप्स या नेक्स्ट निफ्टी 50 इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं, या 200 तक के जो आ रहे होते हैं, स्पेशली आई कैन से मिड कैप्स, मैं उसमें अपना अराउंड 30 to 35% ऑन अ हायर साइड कर लेता हूँ। मेरा स्मॉल कैप या जो आप कहते हैं ना बेट्स, वो किसी भी टाइम हाईएस्ट पोजीशन होती है। मतलब इन टाइम्स ऑफ जब मैं मनी डिप्लॉय कर रहा हूँ 10% से ऊपर नहीं होती है। वो भी थोड़ी सी उनमें भी कंसोलिडेटेड एक कंपनी पे नहीं होती हैं। सो ओके, देन आई विल गिव यू द रीजन व्हाई आई डू दीज थिंग्स। फर्स्टली मैं ये मानता हूँ, ठीक है, जो बिकॉज आई से कि मेरी एज बिटवीन 40 to 50 है, सो इट इज़ नॉट यंग और ओल्ड, आई एम इन बिटवीन समवेयर। सेकेंडली, लार्ज कैप्स
मे बी डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं, वो कितने एक्स मुझे दे सकते हैं, बट एक मिड कैप कंपनी उससे ज्यादा दे सकती है और एक स्मॉल कैप कंपनी के पास उससे ज्यादा स्कोप है, बिकॉज ग्रोथ के लिए उनके पास ज्यादा स्कोप है, बिकॉज आपका बेस इतना बड़ा है छोटा है, इस तरह से देखते हैं। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं बहुत सारे स्मॉल कैप नहीं रखना चाहता, थोड़ा और कम रिस्क करने के लिए मैं अपने मिड कैप लेता हूँ। सो आपको आप कैसे इन्वेस्टर हैं आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका ओवरऑल, क्योंकि पोर्टफोलियो को डिजाइन करना भी एक इट इज अ वे। आप ये नहीं कह सकते कि ये सारी कंपनी अच्छी है इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में है, फिर आप पता नहीं कितनी कंपनीज रख सकते हैं, और सारी लार्ज कैप रख लेंगे तो आपकी मूवमेंट कैसे आएगी, या आपको जो एक अगर बहुत अच्छा मार्केट चलने लग गया या कंट्री बहुत अच्छी हो गई तो एक छोटी कंपनी के पास भी ज्यादा चांस होएगा ना मूव करने का, वो जो ग्रोथ है वो शायद आपके पास कम आने की चांस रहती है। दैट इज द प्लेन बेसिक वे आई कैन टेल। अरविंदर जी आप, हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले let's लो। take question first and keep our replies very small. जी जी जी, मतलब short हाँ and हाँ जी हाँ crisp. जी, ओके अरविंदर जी, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क और गिव योर व्यूज। सर मुझे बस एक एसीसी पे आपसे थोड़ा सा व्यू लेना था। एसीसी आपको कैसा लग रहा है डेली चार्ट्स पे? सर एसीसी आई एम नॉट ट्रैकिंग राइट नाउ, मे बी फैबियो और अगर आशु जी कर रहे हो, बिकॉज अगेन आई थिंक एसीसी को अदानीज ने लिया है, सो वो मर्जर या उसका दूसरी कंपनी से साथ में जो चलेगा उसके बेसिस पे क्या होगा क्या नहीं होगा, सो आई डोंट रियली नो उसमें राइट शायद नाउ। मूव नहीं आएगा अभी, वो साइडवेज ही रहेगा। अगर आपको एसीसी के अलावा कहीं शिफ्ट कर सकते हो, अल्ट्राटेक शिफ्ट कर देना। अल्ट्राटेक इज लुकिंग वेरी बुलिश, अल्ट्राटेक इज लुकिंग वेरी बुलिश। एसीसी साइडवेज से रह सकता है, बिकॉज आई डोंट ट्रैक पर्सनली एसीसी, मैं अल्ट्राटेक ट्रैक करता हूँ, इसके लिए अल्ट्राटेक मुझे बुलिश लगता है। या डॉक्टर साहब प्लीज। यस, एसीसी तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बड़ा मूव देने वाला है, मतलब एक रेंज में ही कंसोलिडेट हो रहा है, और वो हो सकता है वही वाला रीजन हो। आज मैंने पर्सनली रैम को ऐड किया है, तो लार्ज कैप में भी जा सकते, मतलब लार्ज कंपनीज के साथ भी, लाइक अल्ट्राटेक टाइप ऑफ कंपनीज के साथ भी जा सकते हैं, बट यस एक मतलब सीमेंट अभी रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब एक एक कंपनी ले लो, और बहुत बढ़िया मूव है। अल्ट्राटेक तो एक्सीलेंट ही है मतलब, और मैंने आज रैम को ऐड किया है क्योंकि उसमें मूव बिगिन हुआ है, तो अल्ट्राटेक और रैम को इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। एसीसी को अभी थोड़ा अवॉइड करें जब तक ये सब इश्यूज मतलब जो चल रहा है वो ओवर हो जाए, उसके बाद आप देख सकते हैं। जी अरविंदर जी, मैं आपको स्पीकर से रिमूव कर रहा हूँ। फैबियो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोल लीजिए। मैं अरविंदर जी No, I mean, earlier I was going to speak on crypto, so y'all were speaking, so I did not या interrupt. यू कैन So गिव let योर me know. व्यूज। नहीं, यू Yeah. गिव योर व्यूज। Uh, In the meantime, I'll remove Arvinder ji. And okay. Surya ji, after Fabio finishes, you can go ahead. Okay. So we got to understand why was crypto introduced, especially Bitcoin. Bitcoin was introduced after the 2008 financial crisis, where Fed went and printed a lot of money. So they were expecting the dollar to devalue because as the money supply increases, the currency starts to depreciate. Slowly, the acceptance was coming that okay, we would have a free currency. Nobody would have a control over the currency that is happening in our country. बहुत ही फ्री रहेगा, उसका मार्केट वैल्यू स्टेबल रहेगा, कोई उसको मतलब एक जन कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा, लाइक वहाँ पे फेड करती है, यहाँ पे आरबीआई करती है. सो दैट वाज द proponent why the cryptocurrency had come, and it was on a technology that is known as blockchain technology. Right now in financial now जब ये COVID आया and Fed again started printing money, so all were with the view that कि अभी वापस से डॉलर डिप्रिशिएट होगा या ऑल ओवर द वर्ल्ड द करेंसीज विल स्टार्ट डिप्रिशिएटिंग, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जैसे जिम्बाब्वे में होता है 200-300% इन्फ्लेशन, एल साल्वाडोर में था, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस दैट एल साल्वाडोर एक्सेप्टेड बिटकॉइन as their currency. But what happened, we got to understand that the entire system has failed. The technology has not failed. Understand, the entire reason
व्हाई क्रिप्टो करेंसी वाज बॉट हैज टोटली फेल्ड. तो वो जो ये बिटकॉइन जो इतना ऊपर गया था ना, दैट वाज द रीजन, आई मीन उसके पीछे जो रीजन था वो सेम रीजन जो स्टॉक्स के पीछे था ऊपर जाने के वजह से, दैट वाज एक्सेस लिक्विडिटी. फेड ने बहुत सारा पैसा प्रिंट कर लिया था, पीपल हैड एक्स्ट्रा मनी एंड दे डिड नॉट हैव अदर रेवेन्यूज. जैसे स्टॉक तो हर कोई करता है एंड दीज यंग गाइज दे डिड नॉट अंडरस्टैंड स्टॉक्स की, वहां पे एनालिसिस करना पड़ता है. बट क्रिप्टो में क्या था, आग बंद करके तीर मारो एंड दे वर गोइंग अप. तो वो लाइक एलॉन मस्क के ट्वीट के ऊपर एक क्रिप्टो भागता था. सो दैट वाज हाउ क्रिप्टो हैज एंडेड. क्रिप्टो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हम लोग करेंसी को बोलते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, that totally has failed, at least for me. Like El Salvador the economy is on the verge of collapsing. But okay, fine, blockchain technology है, that may continue to exist. So that was the reason जो आप देख रहे थे कि जब भी क्रिप्टो आगे चला, मतलब जब भी इक्विटी बढ़ रहा था तो तभी क्रिप्टो भी बढ़ा, क्योंकि वो तभी के ही टाइम पे लिक्विडिटी आई थी, और जब भी लिक्विडिटी कम करनी चालू की फेड ने और इक्विटी गिरना चालू हुआ, तभी क्रिप्टो भी गिरना चालू हुआ. सो दैट वाज द रीजन. सो देयर इज नो सच कोरिलेशन बिटवीन द टू, इज व्हाट आई विश टू ऐड. लेट्स गो अहेड, रणविजय सर. Hello. So Jatin, you have a question, please go ahead. Yes, sir. How to play this Tata Steel split? Tata Steel का स्प्लिट को कैसे खेलना चाहिए? जितना मैंने सुना, टाटा स्टील का सॉरी जो स्प्लिट है उसका क्वेश्चन है ना आपका. जस्ट रेज योर हैंड, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में ना बहुत नॉइज आ रहा था. टाटा स्टील का स्प्लिट की बात कर रहे हो ना? जतिन. यस सर. टाटा स्टील का स्प्लिट कैसे खेलना चाहिए? कुछ नहीं है, कोई वही व्यू रहेगा जो टाटा स्टील के लिए है. कोई फर्क नहीं पड़ता स्प्लिट होता है या बोनस आता है, वो सिर्फ आपके दिमाग में रहता है और कुछ नहीं होता है. नहीं, कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए फिर बात? ये लिक्विडिटी बढ़ जाएगी ज्यादा. भैया उसका जो लेवल बाइंग का था ना, हमने 875 भी बोला था, 890 भी बोला था, 925 भी बोला था, 930 के ऊपर ब्रेकआउट आया उसका. उसको 5 से डिवाइड कर लेना, वही लेवल चलेगा. आज आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 930 डिवाइड बाय 5 वही स्टॉप लॉस रख के उसको लॉन्ग करके चलो. ठीक है, 930 डिवाइड बाय 5. वो स्टॉक स्प्लिट हो रहा है ना, स्प्लिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, मार्केट में लोग और बेचने आ जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, तो स्प्लिट से और बोनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिवाय एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में ये आ जाता है मेरे पास पहले 1 शेयर था, अभी 2 आ गए, अभी 5 आ गए. इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है जतिन, ये स्प्लिट और बोनस का एक सिंपल चीज कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. ये स्प्लिट और बोनस देख के हम खुश हो जाते हैं ना, अरे कुछ नहीं हुआ यार, पहले अगर आपके पास जितने शेयर थे उतने ज्यादा मिल जाएंगे. उससे फर्क क्या पड़ा कंपनी को, या आपको क्या फर्क पड़ा? आपका वैल्यूएशन कुछ चेंज हुआ, आपको जो मार्केट कैप चेंज हो गया, उसका आपका पास जो था उसका वैल्यू बढ़ गया, नहीं बढ़ा ना, तो ये सारी चीजें बंद कर दो. ये कोई चीज फायदेमंद नहीं होती. ये क्यों होता है? किसी को माल वापस, जो मुझे समझ में आता है, भैया बेच ले. इसके लिए पब्लिक की एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए. पहले 1000 का शेयर खरीदने में लोगों को डर लगता है, अब 200 का टाटा स्टील है ना, पब्लिक जाके उसमें खेला करेगी. वो खेला होगा और कुछ नहीं होगा उसमें.
Ashish, you have a question? Please go ahead. Yes, good evening. Am I audible? Yes, you are. Yes. Go ahead. May I have a view on Mahindra Logistics, Vector Foods and Taj GVK, fundamentally as well as technically? कौन सा पूछा आपने? महिंद्रा लॉजिस्टिक और Yes, Mahindra Logistics, Mrs. Vector Foods and Taj GVK. कोई फॉलो करता है क्या? फॉलो करता है? फैबियो बोलो. So I'll start with Mrs. Vectors first. Fundamentally the company is excellent. I had like read the entire con calls. Annual report read की है. बहुत अच्छी company है. I don't know why it is not getting its valuation. It is one of the companies that supplies its buns in North India to one of the biggest burger chains. Not only that, it also supplies to some of the pizza chains too. उसके बावजूद they are also into cookies and they are into premium. Their products are not only क्या बोलते हैं concentrated in North India, but they have also started in like down west and like west and Maharashtra में भी उन लोगों ने चालू किया है. And the promoters are really good, at least from what I मतलब जो मेरे को सुन के लगा. I seriously don't know कि उसको valuation क्यों नहीं मिल रहा है, पर ऐसे बहुत सारी companies का होता है. Because you know what happens, their investor relations is not strong. कि वो they are not able to communicate their stories to the outside world. So if you're holding it, please keep holding. मेरे को कोई डर मतलब मैं इसके बिना चार्ट देके आपको बोल सकता हूँ that I am so confident about this company that the company in longer run will do very well. खाली उसको एक वो चाहिए जो स्टोरी कम्युनिकेट कर सके आउटसाइड वर्ल्ड को. Coming to Mahindra Logistics, one of the only companies that is into 3PL, 3 people logistics, end-to-end mild connectivity भी है. As India's growth story increases, the need for last mile delivery या क्या बोलते हैं warehouses जो logistics है. So okay, so I'll give you a मतलब ये 3 sentences में I can complete it. 5G is coming. Cell phones are reaching the entire India. E-commerce is picking up. इन तीनों को जो मतलब ई-कॉमर्स को और जो लास्ट कस्टमर को कनेक्ट करने वाला है वो लॉजिस्टिक कंपनीज करने वाली है. नॉट ओनली दैट, दिस इज ओनली ई-कॉमर्स, बट इमेजिन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग हेवी व्हीकल गुड्स. जैसे हम लोग वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रीचिंग $1 trillion ऑफ गुड एक्सपोर्ट्स. तो वो जब भी करना होगा तो वो मूवमेंट ऑफ गुड्स कितनी लगेगी अपने को entire country में. So Mahindra Logistics is one of the very good companies. It is going to do well. और अभी चल भी अच्छा रहा है. बीच में थोड़ा क्रैश आया था जो I mean करेक्शन आया था जो all I mean that was with majority of the stocks when stocks started falling in May June April May June. तो इसमें भी करेक्शन आया था, but it is a very good company to hold in the longer run. At least better than Delivery. Yes, doctor. So you're adding. You want to say that? Yes. I own this company, and मतलब I like. आपने जैसे बताया ये थोड़ा सा. डॉक्टर साहब आप ओन करते हो कंपनी को, तो मेरी कुछ चीज आपने बोला आप ओन करते हो कंपनी को, तो हमारे नाम के कुछ आप लिख दो. ओन मतलब जितने अगर एक शेयर अच्छा नहीं, एफसॉप लिख दो फ्रेंड्स, एफसॉप लिख दो, हम ले लेंगे आपसे जो भी वैल्यूएशन. मतलब ओन मतलब शेयर्स ओन करता हूँ कुछ. तो अभी टेक्निकली अभी देखें तो हम सॉरी काफी टाइम से कंसोलिडेशन में ही है, विद इन द रेंज है, बट क्योंकि ये मेरी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म मतलब रखूंगा मैं इसको, इसलिए अभी वैल्यूएशंस पर हम फोकस कर सकते हैं. मतलब अगर टेक्निकली कोई भी रेंज ब्रेकआउट आती है ना, फाइनल रेंज 538 540 के ऊपर जाता है तो एक मोमेंटम होगा और स्टॉक्स काफी लंबे समय तक रेंज बाउंड भी रह सकते हैं. तो बाय करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज मतलब जो इसका हिस्टोरिक जो रेंज है पी की या प्राइस टू बुक वो अभी मीडियम रेंज में ही है. मतलब 5.7 जैसे बुक वैल्यू है और पी एक्सपेंसिव रहा है, लेकिन अभी 90 है जो 94 इसका मीन है.
और ईपीएस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ अभी जो पॉजिटिव जो इस अभी रिसेंट बैलेंस शीट है उसके हिसाब से इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा हुआ है और लास्ट ईयर से मतलब कैश फ्लो भी अच्छे साइड में है। इस साल नहीं है, लास्ट ईयर इट वाज 293 समथिंग और अभी 200 के आसपास है। मोटा मोटा ऐसा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर ट्रेडिंग मोमेंटम प्ले करना है तो टेक्निकली जब ब्रेकआउट आएगा तब इसको बाय करना अच्छा रहेगा। मतलब पेशेंस लगेगा, बट इट इज गुड मतलब स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। Thanks. Many thanks for your view. I'm holding for the long term. My last question was on the Taj GVK. Can anybody give me a view on Taj GVK? No, sir, not tracking that. अब मैं एक ताज के लिए एक चीज बोलता हूँ, मैं ट्रैक नहीं करता, पर आप अगर ताज की बैलेंस शीट देखोगे ना, मैं तो सिंपल एक ही चीज जानता हूँ, तो भैया सामने क्या दिख रहा है आपको, इसका कितनी प्रॉपर्टीज है, 5 स्टार होटल फुल जा रहे, पेशेंस रहेगा ना। अभी क्या भाव चल रहा है मुझे नहीं पता, It's 152 around. अरे क्या चाहिए इतने सस्ते भाव में ताज जीवी के मिल रहा है आपको, उसकी प्रॉपर्टीज देखो, उसका ये देखो कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी फुल जा रही है। ठीक है, वो स्टॉक नहीं चलता है, मुझे भी पता है, थोड़ा पेशेंस रखो, उसके साथ बैठोगे ना, थोड़ा पेशेंस रखो उसके साथ बैठोगे, वो कभी कभी आपको है ना लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं देगी, इतना समझ में आता है। आपको शॉर्ट टर्म के फ्लक्चुएशन आएंगे ना कि अगर 20% गिर गया तो एग्जिट करने का, उस हिसाब से उसमें इतना ही रखो, फॉर एग्जाम्पल 2% 5% आपको रख लो, वो रख के चलो भाई। वो है ना स्टॉक जीरो नहीं होने वाला, उस स्टॉक को कुछ नहीं होने वाला, वो स्टॉक धीमे धीमे बढ़ेगा, वो बहुत पेशेंस वाला स्टॉक। जैसे आपको सिंपल बोलूं, महीना महीना हॉलीडेज है, ठीक है, इसकी इतनी प्रॉपर्टीज है अक्रॉस इंडिया, एंड प्रॉब्ली मैं हर प्रॉपर्टीज जाके आ चुका हूँ, सेम ताज जीवी के ताज हर प्रॉपर्टीज में जा चुका हूँ। मैं लास्ट में जाके उसको देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं मूर्ख हूँ, वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर। जब घटिया से घटिया वैल्यूएशन में मिले स्टॉक, उसमें और ऐड करने का, उसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। कि वो ऐसी चीज है ना, चाह के जहाँ पैसा लगाओगे ना, वो 1 साल के लिए 2 साल के लिए, उनको वैल्यूएशन कोई नहीं दे रहा, तो हम क्या वैल्यूएशन देंगे? हम खरीदने वाले 100 शेयर 500 शेयर 1000 शेयर 5000 खरीद लेंगे, हम उसका प्राइस नहीं घुमा सकते। बट जिस दिन मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हुआ अबाउट दिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑल टुगेदर, भैया ये स्टॉक है ना आपको आपके वैल्यूएशन पे नहीं मिलने वाले, ये स्टॉक ऐसे वैल्यूएशन में मिलेंगे, तब सोचोगे कि साला मैंने क्यों नहीं खरीदा था। फैक्ट बोलता हूँ, ये हम जब स्टार्ट किया था ना करियर, हमें अक्ल नहीं थी, अब अक्ल आई है ना, तो कोर पोर्टफोलियो मतलब कि भैया ये 20 साल के लिए स्टॉक नहीं देखते, वो 20 साल के लिए उसका SIP भले ही हर महीने 10 शेयर ऐड करो 20 शेयर ऐड करो, वैसे को आप उसकी प्रॉपर्टी कभी जाओ देखो, क्योंकि आप भी ओनर हो ना, अभी आपने भले ही 100 शेयर लिए रहेंगे 10 शेयर लिए रहेंगे, आप भी ओनर हो, जाके प्रॉपर्टी देखो यार, मतलब वो बेचने भी आएगा ना, कोई ना कोई आके उसको खरीदेगा, इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज है उनके पास। तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो, आप शेयर प्राइस में इन्वेस्ट मत करो। देखो शेयर प्राइस इन्वेस्ट करना अलग चीज है, एक कोर बिजनेस में इन्वेस्ट करना अलग चीज है। तो आप उस कोर बिजनेस में इन्वेस्ट करके भूल जाओ 20 साल के लिए, एटलीस्ट 10 साल के लिए भूल जाओ, कुछ ना होने वाला, वो कंपनी भाग नहीं जाएगी। अगर आपको रतन टाटा सर पे विश्वास है, जब तक रतन टाटा सर है, मतलब हम सबके लिए शायद इंस्पिरेशन ही है। ऐसा कोई आके इंडिया में बोल दे के रतन टाटा सर को हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसा उससे बड़ा मूर्ख मैं नहीं देखूंगा। रतन टाटा सर तो मतलब दिल जीत लेते हैं कई कई जगह, मतलब रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की चीज होगी, मतलब दिल जीतने से चले जाते हैं ना इतना, तो उस चीज पे विश्वास रखो ना। जैसे मुकेश भाई होते, हम कभी मुकेश अंबानी नहीं बोलते, क्यों भाई? हमारी औकात नहीं है उसके लेवल की, हमारी औकात है ना उसकी, तो हम बिजनेस में पैसा नहीं लगा रहे, जो कंपनी चला रहा है, तो उसके पास जो एसेट है, कभी हमने वो देखा? अरे नॉर्मल चीज उसमें क्या टेक्निकल देखने का, क्या फंडामेंटल देखने, कुछ नहीं देखने का चीजें। कोर बिजनेस है, चल रहा है, आज नहीं 10 साल बाद वैल्यूएशन मिलेगा ना। मैं गलतियां बताता हूँ मेरी जिंदगी की, कि जब कोर वैल्यूएशन एकदम नलिफाई थे, कोई कंपनी खरीदने नहीं वाला था, 50 रुपए मैंने शेयर खरीदे, मैं 20 रुपए में निकाल के ना दुनिया का सबसे खुश इंसान था, मैंने 4x बना लिया 5x, वो आज कंपनी ने 1000x पे खड़ी है।
1000x पे खड़ी है। अब मुरा कौन था? कम्युनिटी के में था, मेरे पास पेशेंस नहीं। पोनी शुगर रोड, शायद आपने नाम भी नहीं सुना रहेगा। रायलसीलम, अमित भाई, yes, there's no point talking about. So if anyone have any other questions, we can take it. Pramod is over here. I just want to add one point on Mrs. Becker's before we give on to Pramod. You just track the edible oil prices because इसका बहुत ज़्यादा correlation है edible oil prices से. तो palm oil एक बार track करते रहना if you are into Mrs. Becker's. जैसे ही गिरेगा, I mean, as soon as palm oils becomes stable or starts falling, the stock price should do well. Thank you, Fabio and Amit sir. हेलो Yes, go ahead, Pramod. सर जी, रेड गेन पे मेरा क्वेश्चन था। रेड गेन को मैं होल्ड कर रहा हूँ आईपीओ से और लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो उस पे क्या व्यू है? कौन सा स्टॉक बोले प्रमोद जी आप? रेड गेन, SBI, रेट गेन। So rate gain is I don't know fundamentally as of now. Never tracked that company. ओके, थैंक यू। मुझे तो स्टॉक का नाम भी नहीं समझ में आया भाई साहब। तो प्रमोद जी, स्टॉक का क्या नाम बोले थे आप? रेट गेन। Okay. Okay, I remember. I guess this company gives softwares to telcos and all that stuff. IT is not doing great. This company should be tied to, directly correlated to the number of new customers they get that in the industry and how they pivot the technology. तो इन लोग का जो मेन सॉफ्टवेयर है, मेरे को अभी ध्यान गया, जिन लोग का जो मेन सॉफ्टवेयर है और जो यूएसपी है कंपनी का, दैट इज दे केटर टू ऑटोमेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, automation in the hospitality industry. I don't think they have anything outside this, but then if they wish to be big, make it big, they would have to pivot. Also, ये देखना पड़ेगा कि this stock is also an IT stock. So IT is currently not doing well. So as soon as there is a turnaround in IT or IT picks up, because this is kind of between small and mid cap stock, or small cap ही पकड़ लो as of now. So as soon as IT stocks start picking up and small cap stocks start picking up, you should look into it. I don't know whether you're holding it or not. Are you holding it? Yeah, I'm holding it for long term. I'm holding it since IPO. So the price is below IPO price, no? As Yeah. of now. Yeah. So if you have the patience to hold, you should hold. I don't see anything wrong in the company as of now. Okay, sir. Thank you, sir. So with this thing, we'll come to an end to this piece. Thanks everyone for joining. जय हिंद, शुभ रात्रि, अच्छे से सो जाओ। सिंपल है, कल मार्केट ऊपर खुलेगा 5 मिनट वेट करना, नीचे खुलेगा 5 मिनट वेट करना, जिस तरफ का डायरेक्शन मिले हाई और लो स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग या शॉर्ट करना, उसके अलावा कोई व्यू नहीं है। Yeah, Fabio, you have to add something, please. No, I was just agreeing to you. Nothing to add. अभी वो पॉवेल साहब क्या बोलेंगे हमें नहीं पता, जो पॉवेल साहब बोलेंगे आप सुन लेना। शायद कहीं ये सुनने में आया कि 50 बेसिस पॉइंट एक और हाइक होगा, उसके बाद एक 20 बेसिस पॉइंट एक और हाइक होगा। अब उस चीज को मार्केट कैसे लेगा हमें नहीं पता, तो अपना वही व्यू है, कल जहाँ खुलेगा उसके बाद देखना क्या होता है। सिंपल, अगर मैं डेली चार्ट विदाउट फेड मीट पकड़ता हूँ, 16,800 16,850 नहीं तोड़ता है तो इट्स अ शॉर्ट मार्केट फॉर मी। 16,450 नहीं तोड़ता है, इट्स अ लॉन्ग मार्केट फॉर मी। दोनों डायरेक्शन दे दिए, ताकि कल क्या सुबह होगा
ये तो भगवान को मालूम है, हमें नहीं मालूम. So with this thing, I am ending this space. Thanks everyone for joining. And thanks all the speakers. मुझे स्पीकर को थैंक करने की जरूरत नहीं पड़ती. आते हैं, अपना व्यू देते हैं, पब्लिक कुछ अच्छा सुन के जाती है, पब्लिक